अमीर बिलाश कत्ल हो जाता है, फिर तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाता है। ये तमाम वाक़यात जो आपने अपनी आंखों से देखे, इसमें क्या सच क्या झूठ। पहला झूठ स्टार्ट होता है ना इस दुश्मनी में, वो स्टार्ट होता है बाबा हनीफा की वजह से। टीपू वाली साइड से लोग उठ के तीफी बट गोगी बट की तरफ गए। पैगाम आता है किसी दोस्त का कि जी तीफी ने मुलाकात करनी है आपसे। टीपू की तरफ से पे इल्ज़ाम भी लगाया गया। थ्रेट आया था कोई? हमें थ्रेट था, टारगेट पे भी रखा हुआ था, कोई 2-3 दफ़ा प्लान भी किया गया। इस ताहिर प्रिंस को मैनेज किया टीपू ट्रका वाला ने। अब शफकत बग्गा वगैरह बड़े इसके एतमाद वाले हुआ करते थे। जो मुझे पता लगा है कि वो ये कि वो टीपू से बाला बाला छुप के तीफी बट से मुलाकात उनकी हुआ करती थी। आबिद बॉक्सर के साथ मामला जो हैं वो कैसे खराब होते हैं कि वो टीपू से ख़त्म करके गोगी बट के साथ हो जाता है। आबिद बॉक्सर का ट्रका वाला के साथ ताल्लुक था, लेकिन उसके बाद फिर गोगी बट के साथ आबिद बॉक्सर का याराना रहा है। तो उस टाइम पे इन दोनों ग्रुप्स में एक दूसरे के मुखबर थे जो बताते थे कि ये बंदा वहाँ मिलने आया है, ये बंदा ये प्लानिंग कर रहा है। टीपू के अड्डे में एक मुंशी ऐसा भी था जिसकी तनख्वाह जो थी वो इधर से आया करती थी, तीफी बट से। गोगी बट के घर बैठ के टीपू को फ़ोन कर देना कि भलवान असी इतने आए या मैं निकलने लगा, इतने फलां फलां मौजूद है तो रेड करवानी थे करवा दे। अब उस्मान बट किस तरह से क्या टीपू के साथ होते हुए वो वहाँ पर अप्रोच हो गया और उस साइड पे चला गया। फरीद गुज्जर को भी ना एहसन शाह की तरह ही जो है ना दूसरे कैंप में बुलवाया जाता है। टीपू की वहाँ पर मौजूदगी और यहाँ लाहौर जहाँ उसका मर्डर होता है, इसमें कोई 8 से 10 घंटे जो है ना इसका टाइम का दौरानिया है। अब इस 8 से 10 घंटे में जो प्लानिंग होती है वो टीपू के मर्डर की प्लानिंग हो जाती है। दोस्तों, इन पिछले 2 सालों में तीफी बट और अमीर बिलाश टीपू पे आपने बहुत से पॉडकास्ट देखे और इन पॉडकास्ट में आपके सामने सच और झूठ दोनों सामने आए। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम आपको पिछले 30 सालों के असल वाक़यात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन वाक़यात में क्या झूठ था और क्या सच है। और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि कौन इन वाक़यात में ट्रका वाला ग्रुप से उठ के बट ग्रुप की तरफ गया और कौन बट ग्रुप से उठ के टीपू ट्रका वाला या बिलाश की साइड पे आया और किसने किसका इस्तेमाल किया। ये तमाम वाक़यात जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। मिर्ज़ा साहब, पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे हमारे सामने तीफी बट और टीपू ट्रक्का वाला इनके काफ़ी वाक़यात आए। अमीर बिलाश कत्ल हो जाता है, फिर तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाता है। इन केसेस में काफ़ी सच्ची झूठी कहानियाँ सोशल मीडिया पर हमारे सामने आई। आपने इनके वाक़यात जो हैं अपनी आँखों से देखे, बल्कि आप तो पहले टीपू की साइड पे थे, उससे काफ़ी आपका अच्छा ताल्लुक था, उसके बाद फिर तीफ़ी बट से आपका ताल्लुक हुआ। इस तरह और बेशुमार लोग हैं जो पहले टीपू के साथी थे और फिर तीफ़ी के पास चल गए और फिर तीफ़ी से भी हट गए। ये तमाम वाक़यात जो आपने अपनी आँखों से देखे, इसमें क्या सच, क्या झूठ और वो कौन-कौन लोग थे जो टीपू से हट के तीफ़ी की तरफ गए और फिर वहाँ से भी फिर जुदा हो गए? बट साहब, इसमें ये जो दुश्मनी लाहौर की है ना, ये कोई 3 दहाइयों पर मुहित है ये। आप ले लें कि 94 में जब बिल्ला ट्रका वाला मर्डर होता है ना, तो पहला इसमें दुश्मनी में जो झूठ है ना, वो बिल्ला ट्रका वाला के मर्डर से स्टार्ट होता है कि वो हनीफा बाबा जो कि है वो तीफ़ी बट उसको के कहने पे किया है। तीफी बट के कहने पे किया था। और इस दुश्मनी में मैं आपको बताऊं कि मैं और मेरा एक दोस्त हुआ करते थे, हमारा टीपू ट्रका वाला के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। मैं कई मरतबा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अमीर बलाज और अमीर मुसब, इनको मैंने अपनी गोद में खिलाया हुआ है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे ये उस टाइम। डेरे पे वालिद साहब के साथ इन्होंने आना, कोई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ये दोपहर में आया करते थे। कोई 2-4 घंटे ये वहाँ पर हमारे पास बच्चे रहते थे। मैंने इन दोनों को गोद में खिलाया हुआ है। अमीर फातेह जो है, ये बिल्कुल ही अपना न्यू बॉर्न था, इसको मैंने टीपू की गोद में देखा हुआ है, इस बच्चे को। तो जो पहला झूठ स्टार्ट होता है ना इस दुश्मनी में, वो स्टार्ट होता है बाबा हनीफा की वजह से। हनीफा बाबा जो हैं वो मर्डर में इन्वॉल्व होते हैं बिल्ला ट्रका वाला के। अब पहले हनीफा बाबा वगैरह जो थे, इनका ताल्लुक बिल्ला ट्रका वाला के साथ था। कह लो कि उनके गनमैन हुआ करते थे या उनके मुलाजम होते थे, या टीपू के साथ इनका याराना हुआ करता था, आप इनमें से कुछ भी कह लें। अब इनके जब इख्तलाफात होते हैं, वो अकबरी मंडी में जो अमीरुद्दीन तारा वाला कत्ल होता है साथियों के साथ, कोई 2 साथी या मेरे ख्याल 2 मर्डर होते हैं वहाँ पे, उसके बाद इनका इख्तलाफ शुरू होता है।
वो इख्तलाफ किस बेस पे होता है कि बिल्ला ट्रका वाला जो है टीपू को उस कत्ल में से निकलवा लेता है और इनको इनके हाल पे छोड़ देता है। वहाँ से इनका असल इख्तलाफ शुरू होता है। उसके बाद फिर ये हनीफा बाबा वगैरह जो हैं ये अपने साथियों के साथ अपना अड्डे के अंदर घुस के बिल्ला ट्रका वाला पर अटैक करते हैं। इस पहले अटैक में बिल्ला ट्रका वाला बच जाता है और वहाँ पे कोई मुलाजम होता है, वो जख्मी होता है। टीपू के साथ भी क्रॉस फायरिंग होती है इनकी। अब ये वाकया हो गया। इस वाकये के बिल्कुल फ़ौरन बाद, कह लें 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, वो ग्रुप जो है बाबा हनीफा वगैरह दोबारा अटैक करते हैं। उनके जो और साथी, एक लब्बा मोटी वाला गालिबन कहते हैं वो भी था, सियालकोट के कोई 2-3 लोग थे। ये वहाँ पर अटैक करते हैं और ये अपना हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये बिल्ला ट्रका वाला को मार देते हैं उस अटैक में। उसके बाद ये चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं वहाँ से। अब जब इसकी एफआईआर दर्ज होती है ना बिल्ला ट्रका वाला के मर्डर की, उसके बाद बाबा हनीफा वगैरह जो होते हैं वो मफरूर हो जाते हैं, वो सियालकोट चले जाते हैं या लाहौर में या शेखुपुरा में कहीं पनाह ले लेते हैं वो। अब जो इश्तिहारी होते हैं ना मफरूर लोग, उन्हें किसी ना किसी की छतरी तले उनको जगह चाहिए होती है, किसी तगड़े बंदे की जो उनकी देखभाल भी करे, उनको लुक आफ्टर करे, उनके खर्चे उठाए उस मफरूरी के दौरान, उनको रहने के लिए जगह दे। तो इस हवाले से लाहौर शहर में जो एक दूसरा बड़ा ख़ानदान कह लें या बड़ा ग्रुप कह लें, डेरेदारी के हवाले से या बदमाशी के हवाले से कह लें, तो वो ग्वाल मंडी के बट बरादरान थे। उसमें ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट और ख्वाजा अकील बट उर्फ गोगी बट, ये 2 कज़न थे आपस में। इनका एक अच्छा नाम था। अच्छा, इससे पहले ना बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल से पहले कुछ 1-2 छोटे-छोटे वाक़यात होते हैं। उन वाक़यात में इनकी बिल्ला ट्रका वाला की और तीफ़ी बट वगैरह की ना आपस में कुछ टसल भी होती है। वाक़यात कौन से थे? एक कोई क्रिकेट का झगड़ा हुआ था वहाँ पर बांसावाला बाज़ार में, तो उस झगड़े में एक ग्रुप को सपोर्ट जो थी, उधर बिल्ला ट्रका वाला के, इनके मोहल्ले के या कह लें इनके अजीज़ कारब थे, दूसरी तरफ जो थे उनको सपोर्ट थी वो तीफ़ी बट वगैरह की। लेकिन वो कुछ ऐसा मतलब कि इशू नहीं था, वो इशू सॉल्व हो गया था, वो सुलह सफाई हो गई थी। फिर उसके बाद कुछ दुकानों-शुकानों का कोई मैटर एक आया, किसी प्रॉपर्टी का, उस हवाले से भी कुछ इनमें आपस में टसलबाज़ी हुई, लेकिन वो भी मैटर सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आपको बताऊँ कि तीफ़ी बट जो है, इन 2 वाक़यात के बाद जब इनके मामलात सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद तीफ़ी बट को बिल्ला ट्रका वाला अपने अड्डे पे दावत भी देता है, बुलाता भी है और तीफ़ी बट वहाँ पर जाता भी है। और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर बड़ा अच्छा उनका एक वक़्त गुज़रा, जितना भी कोई घंटा 2 घंटे वहाँ पे वो रहे। खाना-शाना भी मेरा ख़्याल शायद किया हुआ था। तो वो वहाँ पर एक विज़िट उसने ट्रक अड्डे का भी किया वहाँ पे। तो वो बैठे, गपशप लगाई इन्होंने, तो उसके बाद मामला चलते रहे। लेकिन इन दोनों ख़ानदानों में ना चौधराहट का एक, कह लें कि कीड़ा, जो कीड़ा होता है ना वो तंग करता है हर किसी को। अब दोनों के, अब ट्रका वाला अड्डा और इनका ग्वाल मंडी का जो था, उसका गालबन मेरा ख़्याल हार्डली 1 या 1.5 किलोमीटर का फ़र्क होगा इनकी दोनों की रिहाइश जो थी। अब दोनों शहरदार थे, शहर में हर किसी से ताल्लुक़ था और ऐसे लोग जिनका ट्रका वाला अड्डे से भी ताल्लुक़ था और इधर भट्ट बरादरान से भी ताल्लुक़ था, बेशुमार, मतलब कि अब ताजर बरादरी जितनी भी है ना, वो सारा ताल्लुक़ उनका अंदरून शहर से है। तो दोनों ग्रुपों के साथ उनका ताल्लुक़ हुआ करता था। अब किसी के पास एक मैटर कोई चला जाना, तो वही मैटर में अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही हो, वो तो वो दूसरी तरफ दूसरा जो है जाते थे। वो दूसरी तरफ चला जाता था। तो ये एक मतलब कि चलता रहता है अंदरून शहर में, ये एक मिज़ाज है। अच्छा, उस टाइम पे तीफ़ी बट का मुकाबला किससे हो रहा होता है, या जो सामने बातचीत चल रही होती है वो बिल्ला ट्रका वाला से होती है या टीपू से? टीपू उस टाइम पे एक्टिव हो गया था? बिल्ला ट्रका वाला के साथ होती है। टीपू जवान माशाल्लाह ठीक-ठाक था और एक्टिव भी था वो टीपू, लेकिन क्योंकि टीपू का वालिद ज़िंदा था, सारे मामलात वो खुद ही देखा करता था। बल्कि सम टाइम तो जो हमें सुनने में आया है, हमारे ताल्लुक से पहले की बात मैं बताऊँ कि कुछ मामलात ऐसे भी होते थे कि टीपू ने अगर कहीं अपनी मनमानी की है ना, तो उसके वालिद ने उसको साथ बड़ा सख्त हाथों से भी निपटा, उसको बड़ा डाँटा है, बास पुरस की, या दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी में कहा ना, कोरी चंगी भली ला पा के हाथ च फड़ाई उन्हें। मतलब कि इस तरह के भी मामलात हुए हैं शुरू में, स्टार्ट में। तो अब जब बिल्ला ट्रका वाला मर्डर हो जाता है ना, तो इनको बाबा हनीफा वगैरह को कोई ठार चाहिए होती है। अब वो ठार उन्हें ग्वाल मंडी नज़र आती है। तो वो किसी ना किसी रेफरेंस से जो है ना, वो इनके पास अपना गोगी बट, तीफ़ी बट वगैरह के साथ राब्तों में आ जाते हैं।
तो जब ये राब्तों में आता है ना, अच्छा इसको काफ़ी टाइम गुजर जाता है इस मर्डर को, ये नहीं कि फौरी तौर पर जो है उनके साथ राब्ता हो गया, कुछ थोड़े टाइम अरसा गुजरता है, उसके बाद उनका राब्ता हुआ है। अब जब उनसे राब्ता होता है और इधर टीपू को जब पता लगता है कि मेरे बाप के कातिल जो हैं, जो इश्तिहारी हैं, वो सारे गोद में बैठ गए हैं भट्ट बरादरान की जाके। तो एक मतलब कि शहर में ना बात ऐसे निकलती है कि वो कहती कि मुंह काट शहर च मैं आप फिर लवांगी। ठीक है, तो अब लोगों को जब पता लगना शुरू हुआ ना, तो टीपू के लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए। खासकर वो लोग जो टीपू के वालिद के दोस्त हुआ करते थे। वो बिल्ला ट्रक्का वाले के मरने के बाद वो टीपू के पास बैठना शुरू हो गए थे, और वहां बैठ के उन्होंने कान भरने शुरू कर दिए को पता लगा ही भलवान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਫਿਓਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਟਾ ਨੂੰ ज्वाइन कर लिया, ਉਹਨਾਂ को मिलते ने उधर जाते ने, ऐ कर रहे ने, वो कर, ये एक सारी गुफ्तगू एक होनी शुरू हो गई। और वो एक इमेज भी बन गया और कि फिर बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के अंदर ये शामिल है। वही ना, फिर अब एक टाइम वो आ गया कि अब इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भलवान तेरे प्यो ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गोगी भट्ट तीफी भट्ट वगैरह ने। हालांकि सरासर झूठ था ये, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। हम क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे, ठीक है, हमारा पुलिस अफसरान से भी ताल्लुक था, हमने खुद भी इन्वेस्टिगेट किया। जिन पुलिस अफसरान ने तफ्तीश की बिल्ला ट्रक्का वाले कत्ल की, उनसे भी हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुआ करती थी। लेकिन इनका भट्ट बरादरन का बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल में कहीं नाम नहीं था। ये पहला झूठ जो था ना इस दुश्मनी का, ये स्टार्ट बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के इल्ज़ाम से शुरू हुआ, जो भट्ट बरादरन पे हुआ था। अच्छा, आपका तो डायरेक्टली ताल्लुक था टीपू से और बड़ी दोस्ती भी थी, तो टीपू से कभी आपने जिक्र नहीं किया बातों बातों में कि ये इस तरह के वाकयात जो हैं ये कहे जाते हैं, उनकी फैमिली की तरफ से कहे जाते हैं, लेकिन असलियत तो ये है। अली, मैं आपको बताता हूँ, देखें इस दुश्मनी में ना, अगर ये भट्ट बरादरान और टीपू ट्रक्का वाला के दरमियान सुलह की अगर किसी ने बात की थी ना, तो मैं और मेरा एक दोस्त, हम ये दो वाहिद लोग थे जिन्होंने पहली मर्तबा इस दुश्मनी की सुलह की बात चलाई थी। हमारा टीपू के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा ताल्लुक था हमारा। मेरे ख्याल को 2.5 साल 3 साल से ज़्यादा का अरसा हमारा उसके साथ ताल्लुक़ रहा है। और इस दौरान ईद मिलादुन नबी पर जो अपना ताहिर फायरिंग होती, प्रिंस। ताहिर प्रिंस वाले पर जो अटैक था, उसमें 7-8 लोग मर गए थे, कुछ 26-27 जख्मी हुए थे। उसकी FIR दर्ज होती है गोगी भट्ट और तीफी भट्ट वगैरह के खिलाफ। ठीक है, अब ये यहाँ से भाग के सारे जो है दुबई चले जाते हैं। अब रिवेंज क्या है कि वो एक जहन मेकअप हुआ है कि जी अपना बिल्ला ट्रक्का वाला के मर्डर में ये लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो ये चीज़ थी, तो इनके खिलाफ जब FIR दर्ज हो जाती है, ये चले जाते हैं बाहर। अच्छा, इससे पहले हमारा गोगी भट्ट तीफी भट्ट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं था, टीपू से हमारा ताल्लुक था। टीपू हमारा धड़ा था कह लेंगे। और मतलब कि हमने बहुत सारी रिपोर्टिंग भी की, बड़ी खबरें भी लगाई, और हमारी खबरों की वजह से ये अपना भट्ट बरादरन जो है ये काफ़ी अरसा दुबई में ही रहे, वापस पाकिस्तान भी नहीं आए। क्योंकि उस दौर में सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था, और प्रिंट मीडिया पर जब खबर छपती थी तो उस खबर के बासपुर्स भी किया करते थे, हुकूमती लेवल पे भी होती थी, पुलिस अफसरान भी उसका नोटिस लेते थे, और अपने मतहतों को उस खबर के हवाले से वो इंस्ट्रक्शन भी दिया करते थे। तो ये काफ़ी अरसा ये सिलसिला चलता रहा, कुछ साल, 2 साल, 2.5 साल ये उन्होंने बाहर ही मफरूरी काटी। ये जब वापस आ जाते हैं, उसमें केस में क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा झूठ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूसरा झूठ जो ये था, वो ये था कि ताहिर प्रिंस को मैनेज किया टीपू ट्रक्का वाला ने, किसी ना किसी ज़रिए से उसको लालच दी, या अपना ताल्लुक इस्तेमाल किया, या किसी पुलिस अफसर को बीच में डाला। ये एक सेपरेट बहस है। तो उसको अपना टीपू ने अपना इन्फ्लुएंस शो किया, और उसको ताहिर प्रिंस को मैनेज करके उसने FIR दर्ज करवा दी भट्ट बरादरन के खिलाफ। हालांकि इनका उस कत्ल से, उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था जो ताहिर प्रिंस पर मर्डर हुआ था। ठीक है, ये दूसरा झूठ इस दुश्मनी में ये हुआ, जहाँ से इनकी आपस में जो है ना रंजिश, चपकलिश, या एक दूसरे की जान के दुश्मन होते गए। ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मामला चलते रहे। वो फिर वापस क्लियर होकर आते हैं, आके यहाँ पर बैठ जाते हैं, बैठ के फिर वो प्लानिंग करते हैं कि जी अब हमने क्या करना है। इन्होंने वापसी दोबारा जवाब भी देना था टीपू ट्रक्का वाला को। मीनवाइल बाबा हनीफा वगैरह जो हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं,
उस दौर में एक टॉप 10 इश्तिहारियों का ग्रुप बन जाता है। सियालकोटी गैंग जो होता है उनके साथ मिल जाते हैं, भोला सुनियारा हो गया, हुमायूं गुज्जर वगैरह हो गए। ये सब इकट्ठे होकर एक मजबूत गैंग बना लेते हैं। और पनाहगाह इन्होंने अपनी इलाका गैर जमरूद में बना ली होती है, जहाँ भोला सुनियारा ने एक घर लेके, बड़ा अच्छा खासा बड़ा घर लेके, वहाँ पर तमाम इश्तिहारियों की आमाजगा जो थी वो जमरूद बन गया हुआ था। अच्छा, इस टाइम तक बाबा हनीफा जो है उसका ताल्लुक तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से है। ये जो बाकी के टॉप 10 इश्तिहारी हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट और भोला सुनियारा वगैरह, इनका ताल्लुक भी क्या तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से था उस टाइम पे? देखिए, मैंने बताया ना कि जब ये टॉप 10 बनते हैं, आपने हुमायूं गुज्जर का जिक्र किया। हुमायूं गुज्जर के मुतल्लिक ना बहुत कम लोगों को, शायद 2 4 5 लोगों को पता होगा। हुमायूं गुज्जर का ताल्लुक पहले टीपू ट्रकावाला से हुआ करता था। टीपू ट्रकावाला का एक दोस्त होता था, वो भी इश्तिहारी था, टॉप 10 में था, नईम खान। वो बड़ा ही फुर्तीला और बड़ा ही खतरनाक किस्म का वो इश्तिहारी रहा है। नईम खान सियालकोटी गैंग के साथ, ये हुमायूं गुज्जर वगैरह के साथ होता था, उसकी वजह से टीपू ट्रकावाला के साथ हुमायूं गुज्जर का ताल्लुक रहा है। ये लोग बात बहुत कम लोगों को पता है, ये बात कि हुमायूं गुज्जर जो था वो टीपू ट्रकावाला के साथ ताल्लुक में रहा है। ये तो बाद में जब ये हनीफा बाबा वगैरह आए हैं, फिर उस गैंग में गए हैं, तो इन सब का ताल्लुक फिर बना है गोगी भट्ट, तीफी भट्ट वगैरह के साथ। बात करने का मकसद ये है कि जब ये वो ताहिर प्रिंस वाले केस में वापस आकर यहाँ पर बैठते हैं ना, यहाँ पर बैठकर मामला देखते हैं। अच्छा, हमें भी इस दौरान जो है ना टारगेट पे रखा हुआ था, क्योंकि हमें लिया करते थे कि टीपू ट्रकावाला के धड़े के तौर पर, मैं और मेरा एक दोस्त जो था। थ्रेट आया था कोई? हमें थ्रेट था, टारगेट पे भी रखा हुआ था, कोई 2 3 दफ़ा प्लान भी किया गया इस हवाले से कोई। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, शहर में हमारा क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से हर बंदे के साथ हमारा मिलना-जुलना, अच्छे बुरे ताजर लोग थे, पुलिस अफ़सर थे, मतलब कि बदमाश लोग कह लें, मतलब कि एक फ़ील्ड ऐसी थी कि हर किसी के साथ हमारा जो ताल्लुक है ना, वो था। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि जब भी कुछ प्लान होता था ना, तो कोई ना कोई बंदा बीच में उठ के कहता था कि यार एक दफ़ा उनको मिल लें। आपको पता है कि जो अड्डे वाले हैं उनकी नेचर क्या है, ये गुफ्तगू जो जेन्युइन होती थी कि उनकी नेचर का आपको पता है, मे बी ये इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। आप एक दफ़ा उनसे मुलाकात कर लें, तो उसके बाद नहीं बाज आएंगे तो फिर अपनी मर्जी कर लीजिएगा। ये ऐसे 2 3 दफ़ा प्लान भी हुआ। खैर, मामला चलते गए। तो मीन वाइली ना हमें को पैगाम आता है किसी दोस्त का कि जी तीफी भट्ट से ने मुलाकात करनी है आपसे। तो मैंने कहा अच्छा, देखते हैं। तो यही बात मैंने टीपू ट्रकावाले से और मेरे दोस्त ने डिस्कस की, खाना हम खा रहे थे बैठे हुए, तो मैं कहा यार ऐसे ऐसे पैगाम आया, तो क्या करना चाहिए। अच्छा, अब मैं कुछ और सोच के बैठा हुआ था कि शायद टीपू जो है इस पे कोई थोड़ा हाइपर होगा, या उसकी सोच कुछ और होगी। जो मैं सोच रहा था कि शायद जवाब वो आएगा, लेकिन वो जवाब नहीं आया टीपू का। उसने क्या कहा? टीपू ने फिल बदी आगे से कहा कि तुम लोगों को जाना चाहिए, मिलो उससे। दुश्मन के पास? मैंने अच्छा उसको टीपू को ये भी कहा, मैं कहा यार भलवान, तेरा साडा तलक हैगा, साडा उत्थे जाना बनदा नहीं। ये मैंने उसको कहा अल्फाज। तो उसने कहा नहीं नहीं जाना चाहिए जे। मैं कहा यार मैंने समझ नहीं आ रही, तू कह की रहा है। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं कहा अच्छा ठीक है। वो फिर हम उसको दोस्त को कहा, मैं कहा जी ठीक है टाइम कर लो, वो तुसी उन्होंने टाइम कर लिया उससे। तो जाने लगे, तो मैंने उसको टीपू को बैठे ऐसे ही बैठे हुए थे रात को, तो मैं कहा गड्डी दी चाबी किथे वे। तो टीपू कहता मेरी गड्डी ते जाओगे, तो मैं कहा और रक्षा तक करा के जाइए उत्थे। ये मतलब कि उससे हमारी मतलब कोई ताल्लुक ऐसा था हमारा आपस में। उसने कहा ठीक है, उसने उसको ड्राइवर को बुलाया, उनका गड्डी साफ सुफ करो तो चाबी दो। हम दोनों चले गए, जाके वहाँ तीफी भट्ट से मुलाकात हुई, हमारी गप शप लगाई, जो भी वो जो गिले शिकवे उसको थे, जो हमने किया वो हमसे करता रहा। तो हमने जो था हमने उसके साथ की, काफ़ी देर हमारी उसके साथ बैठ के गपशप सिटिंग रही। तो खैर वहाँ से जब उठे, आके टीपू से बात हुई, कहना हाँ जी दसो। टीपू को भी बताया कि जो भी बातें सारी डिस्कशन हुई है सारी आपस में डिस्कस की। वो इसी दौरान ना कुछ 3 4 मुलाकातें तीफी भट्ट के साथ हमारी हुई, और सारी मुलाकातें मतलब कि टीपू के इल्म में थी, ये नहीं कि उससे कोई छुप के जाके मिलना था हमने। ये सारी मुलाकात उसको टीपू को बता के जाते थे, टीपू से डिस्कस करके जाते थे। और ये अच्छा, इसका ना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया इस गुफ्तगू का। टीफी भट्ट से मुलाकातें, टीपू के साथ डिस्कशन, इसका ना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस सूरत में आना शुरू हो गया कि हमने ना एक जहन बना लिया कि यार बीच में है कुछ भी नहीं। असल मेन बिला ट्रका वाला का मैटर था।
ठीक है, वो उसमें तो बिल्कुल वो ईमानी कुरानी भी कहते हैं, पुलिस तफ्तीश में भी सारा कुछ, पुलिस अफसरान की तरफ से भी, क्योंकि वो उनका एक मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था कि अगर भट्ट बरादरान उसमें शामिल थे तो उन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। चलो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फौरी तौर पे पता नहीं लगा। बाद में अगर कुछ शवाहिद मिले हैं, कोई गवाह आए हैं जिन्होंने बताया है कि जी इन्होंने करवाया है, तो यार अपना आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आप उनको नामज़द कर सकते थे, लेकिन वो भी ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर हम दोनों दोस्तों ने ना उन दोनों के दरमियान सुलह की बात जो है ना, वो चलानी शुरू कर दी। इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए। अब उसके लिए कोशिश शुरू कर दी, उसको भी प्रिपेयर किया, इधर टीपू को भी प्रिपेयर करते, दोनों का ज़हन बनाते, उनकी तरफ जो अपना तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उसको शेयर करते, जो इधर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो शेयर करते उनसे, जो गिले-शिकवे, जो गलत बातें एक दूसरों ने पहुँचाई हुई थी, वो सारी बातें हम कई दिन तक, बल्कि डेढ़ 2 महीने हमारी ये प्रैक्टिस रही। हमारी कोशिश ये थी कि तीफ़ी भट्ट की और टीपू ट्रक्कां वाले की टेलीफ़ोन पर बात करवा दी जाए, टेलीफ़ोनिक सुलह एक उनके साथ हो जाए। ये जो लोग शहर में बैठने वाले जो इधर भी बैठ के बात करते हैं, उधर जाके किसी और तरीके से पहुँचाते हैं और उधर की बातें किसी और तरीके से आती हैं। ये सारी चीज़ें ना एक कन्फ्यूजन जो होती थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी, उसको दूर करने के लिए हमने कोशिश ये की कि इनकी सुलह हो जाए और ये टेलीफ़ोन पे इनको कोई भी मसला हो, कोई भी बात एक बार करे, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे से फ़ोन करके, बात करके उसको क्लियर कर लिया करें। बात हुई टेलीफ़ोन पे? नहीं, टेलीफ़ोन पे बात नहीं हो सकी। अब होता ये था कि रात को ये होता था कि हाँ, ठीक है यार, सही कह रहे हो, होना चाहिए। बल्कि इस हवाले से जो अपना टीपू ट्रकां वाला के मामू हैं बच्चू पहलवान, भई पहलवान, उनके साथ भी कई नशिस्त हुई हैं, कई मर्तबा डिस्कशन हुई है उनके साथ। बल्कि बच्चू पहलवान के साथ तो बच्चू पहलवान का जो अपना ट्रक अड्डा शालमी में दफ़्तर बनाया हुआ ना, एंटर होते साथ ही लेफ़्ट पे दफ़्तर, अब तो नहीं मुझे पता, काफ़ी अरसा हो गया, मैं नहीं गया वहाँ पर। वहाँ पर साथ ही लेफ्ट साइड पे ऑफिस होता था इनका, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, और ऑफिस के बाहर छत होती थी। छत पे हम रात को सर्दियों में, मैं और वो बच्चू पहलवान को, टीपू के मामू थे, हम भी उनको मामू मामू ही कहते थे। तो आप यकीन करें कि उनकी शदीद ख्वाहिश होती थी कि यार ये गले पड़ा ढोल हम बजा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये लोगों ने दुश्मनी हमारे गले डाली है, ये किसी ना किसी तरीके से इस मामले को ख़त्म करवा दो, इसकी सुलह करवा दो। तीफ़ी बट उस टाइम पे रेडी था सुलह करने के लिए? तीफी भट्ट ने आपको मैं बताऊं कि अगर तीफी भट्ट की मैं बात करूं ना, इन दोनों साइडों में से, तो तीफी भट्ट की तरफ से हमें 100% गो हेड था। ठीक है, वो एक तकिया कलाम होता है ना, कि वो तीफी भट्ट गुफ्तगू के दौरान छोटे भाई, मुझे छोटे भाई कह के बुलाता, छोटे भाई जिमें तुसी कहो, जिमें तुसी कहते हो, जिमें ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ मैटर नहीं गा, साडा मसला बिले ट्रकों वाले के कत्ल नाल है ही कोई नहीं। ये मतलब कि इस हद तक था। लेकिन इस साइड से जो था ना, ट्रकों वाला ख़ानदान की तरफ से, इधर से जो लोग थे ना, वो टीपू को सांस नहीं लेने देते थे। कुछ फैमिली के लोग उसकी, और कुछ उसके वालिद के जो दोस्त थे, वो उसको बज़िद रहते थे कि नहीं भाई, बिल्ला ट्रकों वाला जेड़ा है वो बटा ने मरवाया है। वो इस बात पे बात फिर लिंगर ऑन हो जाती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे कुछ स्मेल हुआ इस दौरान कि यार सुलह-शुलह ये होनी कोई नहीं है, ठीक है? अब इस सुलह की कोशिश के दौरान हम जो हैं, वो किसी दोनों में से किसी एक पार्टी से इस्तेमाल ना हो जाएँ। इस्तेमाल मतलब? इस्तेमाल मतलब आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं यार उसको। अब मैं बिल्कुल क्लियर क्या बताऊँ आपको, आप इसको किसी भी सेंस में ले सकते हैं कि हम इस दुश्मनी में किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो जाएँ किसी भी जगह पर, या क्योंकि अब ताल्लुक दोनों जगह पे डेवलप हो गया ना, टीपू के साथ ज़्यादा ताल्लुक था हमारा, ठीक है? और मतलब कि एक दूसरे के मुतल्लिक बहुत कुछ पता था, बहुत कुछ जानते थे। तो उस हवाले से फिर जो है ना, जब मुझे स्मेल हुआ ना, तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैं कहा यार इससे ना अपना पैर बाहर निकाल ले। कहता क्या हुआ? मैं कहा मामला जो है ना, अब आगे कुछ मुझे बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आ रहे, तो इस मामले से साइड पर हो जाते हैं। सुलह-शुलह के मामले, ये सुलह कोई नहीं होनी। वो पंजाबी दी मिसाल है, कोलियां दी दलाली च मूँह काला कराने वाली गल है। तो वहाँ से फिर ना हमने आहिस्ता-आहिस्ता इस मामले से अपने आप को बाहर निकाल लिया, बाहर निकले। फिर कुछ हुआ ऐसे कि टीपू की तरफ से हम पे इल्ज़ाम भी लगाया गया किस कि बात जी, का? वो अब जो जिस तरह से टीपू के साथ जो पहले ताल्लुक था, जिस तरह से इनके खिलाफ खबरें लगा करती थी, अब वो टीपू ये चाहता था कि इनके खिलाफ खबरें लगाएं, क्यों नहीं लगाते आप?
तो मैं कहा क्या खबर लगाएं यार, अब खबर लगाने का जवाज़ नहीं बनता। अब हम 2 महीने एक एक्सरसाइज की है कि सुलह करवाएं, सुलह करवाएं, एक अच्छी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आकर जो अब खबरें चल, मैं कहा आप बताओ क्या खबर लगाएं, बताओ इन्फॉर्मेशन दो, कौन सी खबर लगाएं। तो बस वो एक ज़हन बन गया हुआ था ना उसका, तो वो उसने कहा कि नहीं तुसी डर गए हो फलां टिमकान, या तुहानू कोई लालच ही की है, इस किस्म की जो है ना गुफ्तगू शुरू कर दी। तो ये जब गुफ्तगू शुरू हुई, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टीपू के साथ हमने भी अपना किनारा कशी शुरू कर दी। एक कोई इंस्पेक्टर उसके पास बैठता था, उसके डेरे पे खुशी मोहम्मद इंस्पेक्टर था, उसके साथ वो मेरे दोस्त का झगड़ा हो गया किसी बात पे। वो झगड़ा इतना बड़ा कि हमें वहाँ से ना बिल्कुल ही बैक फुट पे होना पड़ा। तो वो टीपू के साथ वहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता तल्लक से किनारा कशी कर ली। टीपू ने राब्ता किया दोबारा कभी फिर? दोबारा टीपू के साथ कभी राब्ता नहीं हुआ, बल्कि एक आध दफ़ा कोई फ़ोन उसका आया था, वो भी कोई खबरें-वबरें कोई लग रही थी, तो वो उसको किसी ने कहा कि भई ये खबरें आमिर दे रहा है। तो उसकी ये कॉल एक दफ़ा आई थी, वो भी कई साल बाद कॉल आई थी, लेकिन उसके साथ दोबारा कभी राब्ता नहीं रहा। वो दोस्त का मेरा उसके साथ राब्ता हुआ था, बल्कि जब ईवान अदल में अटैक हुआ ना, वो उससे हॉस्पिटल में मिल के भी आया था, मुलाकात भी करके आया था, उसका राब्ता रहा है। तो इस तरह तीफी बट, गोगी बट वगैरह के साथ हमारा ताल्लुक रहा, सलाम दुआ रही, अच्छा ताल्लुक रहा इस दौरान हमारा। लेकिन हमने इस तरीके से अपने आप को इस मामले से बाहर निकाल लिया। अब आ जाए जो दूसरे और ताल्लुकात थे, जो टीपू के ताल्लुकात थे, इधर आ गए, इधर के ताल्लुकात थे, उधर चले गए। उसमें सबसे पहले तो बाबा हनीफा वगैरह हो गए, हुमायूं गुज्जर भी हो गया। ग्वाल मंडी का एक बड़ा मशहूर व मारूफ बदमाशी के हवाले से किरदार रहा है रियाज गुज्जर का। बिल्कुल। रियाज गुज्जर का भाई एक पप्पू गुज्जर, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है उसका। अब उसका ताल्लुक उधर टीपू के साथ भी हुआ करता था। ठीक है, अब वो टीपू के साथ ताल्लुक के दौरान हमने ये भी देखा है कि उसका ताल्लुक तीफी बट से भी होता था, उसको हमने तीफी बट के घर भी देखा है। ठीक है, अब वो दोनों तरफ आया कि वो भी शायद किसी ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा था, या वो छुप के मिला करता था। ये इस चीज़ का अभी तक आज तक हम ना कभी डिस्कस किया उसे पप्पू गुजर से, ना कभी पूछा। लेकिन ये ज़रूर देखते थे कि पप्पू गुजर टीपू के पास भी बैठा हुआ है, और एक दिन 2 दिन बाद देखा कि उन्होंने तीफी बट के घर भी वो बैठा हुआ है। अब कुछ बेशुमार इस किस्म के या और कोई लोग, मैं पप्पू गुजर के मुतल्लिक नहीं कह रहा ये बात, लेकिन और लोग जो थे जो इधर भी बैठते थे और उधर भी मिलते थे जाके, वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अब बात जब ट्रैवल करती है ना, तो उसको बात का मफहूम ही बदल जाता या है। अपने से लगा देते वो हैं। अपने से लगा दे, बीच में एक का की का भी फर्क ना, वही ना अपना एक नुक्ता लगा दे तो मुजरम से अपना महरम बन जाता है, महरम से मुजरम बन जाता है। तो बस वो उन्होंने जरा सा भी थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट किया या थोड़ा सा ट्विस्ट किया गुफ्तगू, तो उसका मतलब ही चेंज होता था। अब एक बड़ा इसमें है किरदार इस दुश्मनी में, शफकत बग्गा। ये टीपू बट के घर का ताल्लुक था। ये भसीन पिंड से इनका ताल्लुक है। ठीक है, भसीन पिंड भीला पहलवान बड़ा मशहूर व मारूफ। भीला पहलवान और बिल्ला पहलवान ये बिल्कुल ऐसे हम प्याला हमने वाला कह ले, बिल्कुल फैमिली इनकी एक हुआ करती थी। सुहेल शौकत भट्ट के वालिद साहब शौकत भट्ट साहब, उनका बड़ा अच्छा रिलेशन हुआ करता था। इसका शफकत बग्गे का बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि शफकत बग्गा एक दफ़ा जीप पर जा रहा था, गनमैन साथ थे इसके, तो करामत भट्टी एसएचओ लोरमल लगा हुआ था। करामत भट्टी ने इसको पकड़ लिया। तो टीपू ने मैं कहा कि यार वो शब बग्गा फड़िया गया उथे ते ओरा कुछ करिए। तो खैर हम गए जाके, लेकिन वो पर्चा हो गया हुआ था उस पे। वो खैर उसने करामत भट्टी ने इनको वहाँ पर जितनी रिलैक्सेशन दे सकते थे, नेक्स्ट डे ज़मानतें करवा दी, फिर वो असला भी उन्होंने स्पुर्दारी पे सारा वापस करवा के दिया। मतलब इतना अच्छा ताल्लुक इस घराने से था। अब शफ़क़त बग्गा वग़ैरह बड़े इसके एतमाद वाले हुआ करते थे, लेकिन वो भी पप्पू गुज्जर की तरह मुलाकात तीफ़ी बाट से भी किया करते थे, उधर भी मुलाकात हुआ करती थी उनकी। अब जो मुझे पता लगा है कि वो ये कि वो टीपू से बाला-बाला छुप के तीफ़ी बाट से मुलाकात उनकी हुआ करती थी। अब इसमें मकसद क्या था, मफ़ाद क्या था? टीपू से तो दोस्ती है, एक प्यार वाला ताल्लुक है, जैसे आपका भी था। और दूसरी तरफ अगर तीफ़ी बट से मिल रहे हैं, तो मफ़ाद क्या है? कोई पैसों का है या डर है या कोई फ़ायदा वहाँ से मिलता था? डर खौफ तो कोई नहीं, देखें डर खौफ वो भी उनको 5 7 10 गनमैन उस दौर में साथ लेके चला करते थे। बड़ी तगड़ा ख़ानदान था ये अपना शफ़क़त बग्गा वगैरह, भीला पहलवान वगैरह जो थे। एक अच्छा बॉर्डर एरिए पे बसीन पिंड के हवाले से आज तक उनकी हिस्ट्री मौजूद है। बल्कि ये अपना सुहेल शौकत भट्ट भी वहीं के हैं, जो अपना एमपी हैं, एमएनए हमारे ग़ालिबन ये एमपी हैं। ठीक है, तो ये डर खौफ की बात नहीं हुआ करती। ये एक जो पहलवानी होती है ना,
या कह लें कि जो शहरदार डेरेदार लोग होते हैं उनका किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी वाय से ताल्लुक लोगों के साथ होता है जो एक दूसरे के मुखालिफ भी होते हैं। तो तीफी भट्ट के साथ भी किसी ना किसी जगह उनकी कोई मुलाकात, कोई राब्ता किसी वजह से हुआ तो वो उससे मुलाकात किया करते थे। अब इस चीज़ का जब इल्म होता है टीपू को कि यार ये मुलाकात उधर भी करते हैं, तो एक दिन ये शफ़क़त शफ़क़त बग्गा जो है वो जाते हैं टीपू ट्रका वाला के डेरे पे। वो जब डेरे पे जाते हैं ना तो नीचे जो गनमैन होते हैं ना, वो कहते हैं जी तलाशी दो शफ़क़त बग्गा को। वो जब तलाशी लेते हैं वहाँ पे तो शफ़क़त बग्गा वहाँ पे गर्मी खा जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो ये वहीं से वापस हो जाते हैं, ऊपर टीपू के पास नहीं जाते। तो ये यहाँ से इनकी फिर मुखालफत शुरू हो गई। शफ़क़त बग्गा वगैरह जो है ये ओपनली तीफ़ी भट्ट वगैरह के साथ मिलना-जुलना, आना-जाना ये सारे मामलात वहाँ पे चलने शुरू हो जाते हैं। देखिए ना अब वजह क्या होती है कि ये किस वजह से जो है एक धड़ा छोड़कर दूसरे धड़े की तरफ चले जाते हैं। अब कुछ नेचर जो है ना वो अड्डे वालों की जो नेचर के मुतल्लिक एक आम सी उनके ताल्लुक वाले जो कहते थे ना कि यार ये इनकी कुछ ये ना लोगों को बदज़न कर देते हैं। कुछ अपने रवैये से कह लें, कुछ अपनी आदत से कह लें, उससे ये ना लोगों को जो उनके साथ बैठने वाले लोग होते हैं, उनको बदज़न कर देते हैं। उस बदज़न होने की वजह से ये जो है उधर चले जाते हैं। अब एक लाहौर का एक बड़ा अहम एक किरदार है मलक एहसान। उनका भी ट्रकावाला ख़ानदान के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, बड़ा बेहतरीन ताल्लुक रहा है। बाद में उनका ताल्लुक बन गया इधर तीफ़ी भट्ट वगैरह के साथ बन गया। ठीक है, तीफ़ी भट्ट के साथ मलक एहसान का ताल्लुक बड़ा देर रहा और फिर ये एक दूसरे के मुकदमेवाल भी रहे हैं। टीपू ट्रकावाला का जब मर्डर हुआ है, उसकी एफ़आईआर मलक एहसान पे भी दर्ज हुई, तीफ़ी भट्ट पे भी दर्ज हुई। इन्होंने इकट्ठे बाहर जाके मफरूरी भी काटी, फिर वापस आके क्लियर भी हुए और फिर अब पिछले कई साल पहले कह लें कि तीफ़ी भट्ट के साथ मलक एहसान की फिर मुखालफत हो गई, उनकी नाराज़गी हो गई, अलहदगी हो गई, फिर मामला जो है वो दोबारा जो है वो इस तरफ आ गए। ये एक मतलब कि इधर से उधर, उधर से इधर मामला चलते रहे हैं। आबिद बॉक्सर को ले लें आप, आबिद बॉक्सर का टीपू ट्रकावाला के साथ ताल्लुक था। तो ताल्लुक बीइंग अ पुलिस अफ़सर के ताल्लुकात होते हैं, ऐसे लोगों से पुलिस अफ़सर के ताल्लुकात इसलिए होते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ताल्लुक आबिद बॉक्सर का भी रहा है, याराना दोस्ताना नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद फिर होता क्या है कि गोगी भट्ट के साथ आबिद बॉक्सर का याराना रहा है, ठीक है? अब उसके बाद फिर होता ये है कि टीपू ट्रका वाले पे जब अटैक होता है ना ईवान ईवान अदल। अदल में 5 पुलिस वाले मर जाते हैं, टीपू हॉस्पिटल में होता है ज़ख्मी। उसकी एफआईआर की जो तहरीर होती है ना, वो फाइनल हो चुकी होती है और वो एफआईआर भिजवानी होती है थाने। तो मीनवाइल एक पुलिस अफ़सर वहाँ पर जो है वो वारिद हो जाते हैं। चोई शफ़क़ात साहब किसी से अपना ढका-छुपा नाम तो नहीं है, सोशल मीडिया पर सबको पता है कि वो आते हैं और वो कहते हैं कि इस एफआईआर में आबिद बॉक्सर का नाम देना है। अच्छा, वजह क्या थी? शफ़क़त बग्गा का भी उसमें नाम डाला, आबिद बॉक्सर का भी। शफ़क़त बग्गे की तो वजह मैं आपको बताता हूँ ना, आबिद बॉक्सर का नाम ये कि आबिद बॉक्सर का उस टाइम बहुत फ़ेम था। एक नाम बन चुका हुआ था आबिद बॉक्सर का। अब उसको कह लें कि प्रोफ़ेशनली जेलसपन कह लें, उस वजह से कह लें या कुछ मुखालफिन जो थे, उन्होंने शायद उस पुलिस अफ़सर को जाके कुछ थोड़ी-सी धुनी दी, तो वो उस वजह से उन्होंने अपना स्टेक में कर अब वो उसका ईवान अदल वाले में उसमें आबिद बॉक्सर का भी नाम दे दिया, तीफ़ी भट्ट का भी नाम आ गया उसमें, गोगी भट्ट का भी आ गया। जब ये नाम उन्होंने टीपू ने हालाँकि इसमें इनकार किया था, टीपू ये एफ़आईआर में इन पर इनके खिलाफ नहीं दर्ज करवाना चाहता था, क्योंकि टीपू को असल मामलात पता लग गए थे, उस हमले के मुहर्रकात भी पता लग गए थे। तो लेकिन फिर उसके बावजूद अब वो बज़िद था क्योंकि टीपू के साथ ताल्लुक चोई शफ़क़ात साहब का ऐसे था कि वो चाचा जी कहता था, तो वो चाचा जी की बात को मोड़ भी नहीं सकता था और चोई शफ़क़ात साहब ने ये भी टीपू को यकीन दिलाया था कि तू पर्चा करा, इस पर्चे से मैं इन्हां टंग देंगा। लेकिन उनकी खैर कुछ और ही उनकी मतलब के ज़हन था, चोई शफ़क़ात साहब का वो कुछ और ही चाहते थे। तो खैर इस तरह से आबिद बॉक्सर का भी उन्होंने उस एफ़आईआर में नाम दे दिया। अब जब एफ़आईआर में आबिद बॉक्सर का नाम दिया, तो फिर टीपू ने कहा फिर देंदे पे तो फिर शफ़क़त बग्गे दा भी ना दे दियो। उनका जी बग्गे दा ना क्यों दे दइए? अब बग्गे की वो टसल थी, बिल्कुल। ठीक है, वो तीफ़ी भट्ट से मिलते थे जाके और किसी जगह पे कहते हैं कि टीपू को ये था कि किसी जगह पर मुझे कहीं ज़रूरत थी इनकी, इन्होंने मेरा काम नहीं किया, मेरे काम नहीं आए, कुछ एक ये भी वजह थी। तो इस वजह से शफ़क़त बग्गे का भी उस एफ़आईआर में नाम आ गया। फिर एंड होता क्या है, सारे उस एफ़आईआर से बरी हो जाते हैं।
जो स्टार्ट में आपने लिया ना कि सच क्या झूठ क्या है दुश्मनी में, ये एक झूठ और था इसमें। अब इसके बाद होता ये है कि अच्छा इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं ना इसमें, वो एक चीज़ है कि जब इसकी नाराज़गी होती है ना शफकत बग्गे की और टीपू ट्रक्का वाला की, ये एफआईआर भी दर्ज हो गई। टीपू ट्रक्का वाला का जो घर है ना, उसके घर की बैक साइड पर एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग शफकत बग्गे वगैरह की मलकियत हुआ करती थी। और उस दौर में फिर एक वाकया भी पेश आया कि उस बिल्डिंग से एक शख्स ने टीपू के घर में छलांग छलांग लगाई, लगाई, रस्सी बांध के रस्सी रस्सी टूट बांध गई। कर, कि वो उसका पर्पस क्या था कि टीपू के बेडरूम में जाके टीपू को मर्डर करना था। वो रस्सा टूट गया, वो गिर गया, वो शख्स अशरफ गालिबन उसका नाम था, वो पकड़ा गया। अब ये जो आबिद बॉक्सर का आपने ज़िक्र किया कि आबिद बॉक्सर का ताल्लुक पुलिस अफ़सर के तौर पे टीपू से था और दोस्ती जो थी गोगी भट्ट से थी। तो उस टाइम पे ये दोनों के ताल्लुकात एक टाइम पे चल रहे थे या पहले टीपू के साथ था और उसके बाद फिर गोगी भट्ट से दोस्ती हुई? पहले टीपू के साथ ताल्लुक था, दोस्ती गोगी भट्ट के साथ बाद में हुई थी उसकी, ताल्लुक पहले इधर था। टीपू के साथ को थोड़ी अलहदगी हुई, दूरी हुई, तो उधर अपना सलाम दुआ हुई। अब वो वजूहात बहुत सारी हैं। अब मैं कहा बीच में अली मैं अगर कुछ बातें करने पे आऊँ ना तो बीच में कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हैं जो मेरा ख्याल करनी भी नहीं चाहिए, मुनासिब भी नहीं है, और मेरा ख्याल उन बातों पे पर्दा ही रहे तो बेहतर है। बहुत सी बातें हैं ऐसी, लेकिन मैं अभी भी आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, मैं वो बड़ा आपको समझ लें कि अभी को 50% गुफ्तगू जो है वो मैं पर्दा पोशी में रखी हुई है, क्योंकि हमारा ताल्लुक उनसे रहा है। बीच में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि जो मुनासिब नहीं है करनी बातें वो। अच्छा, उस टाइम पे इन दोनों ग्रुप्स में एक दूसरे के मुखबर थे जो बताते थे कि ये बंदा वहाँ मिलने आया है, ये बंदा ये प्लानिंग कर रहा है। मुखबर भी हुआ करते थे इनके, दोनों घरों के ना मुखबर, उनके घरों में काम करने वाले लोग जो थे वो इनके मुखबर हुआ करते थे। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं राबत बॉक्सर वाला कंप्लीट कर लूँ आपसे। इलियास गोजरे वाला एक करैक्टर हुआ फैसलाबाद, इलियास चौंठिया जिसको कहते हैं, वो बड़ा मशहूर व मारूफ करैक्टर था, बड़ी बहुत तगड़ी शख्सियत थी। उसका टीपू के साथ बहुत ताल्लुक रहा है, बड़ा अरसा ताल्लुक रहा है। लेकिन बाद में होता ये है कि वो भी किसी ना किसी वजह से टीपू से बदजन होते हैं, और वो उसको कह लें कि टीपू की उसमें मुखालफत में, रंजिश में या बदजन होने के बाद आबिद बॉक्सर के साथ ताल्लुक बना लेते हैं अपना। आबिद बॉक्सर के साथ फिर इलियास चौंटिया का बड़ी देर ताल्लुक रहा, बड़ा अच्छा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा उनका। तो मतलब कि जो लोग उधर बैठे हुए हैं ना, वो किसी ना किसी वजह से मुखालफत में आके उठ कर जो दूसरी साइड पर आ जाते हैं। अब आपने बात की मुखबरी की। मुखबरी कुछ इस किस्म की हुआ करती थी कि डेरे में जो काम करने वाले लोग थे वो, या इधर तीफी भट्ट के घर जो काम करने वाले लोग थे, सफाइयाँ वाले कह लें या जो भी कह लें, उनको डरा धमका के, पहला उनको डराया धमकाया जाता था, फिर उनको लालच दी जाती थी। जब उन्होंने देखा ना कि ये हमारे असर में आ गए हैं और हमें इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे डेरे की, कौन आ रहा है कौन जा रहा है और क्या कर रहे हैं, किधर है, ये इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो पास किया करते थे। वो तरफ मौजूद थे, और फिर जब वो असर में आ जाते थे फिर उनको पैसे भी दिया करते थे, या कह लें कि उनकी महीना उनका लग जाता था। अब टीपू के अड्डे में एक मुंशी ऐसा भी था जिसकी तनख्वाह जो थी वो इधर से आया करती थी। तीफी भट्ट से। ठीक है, अगर वो फर्ज करें 10,000 रुपया तनख्वाह लेता है टीपू से, ठीक है, तो उसको 20 या 25,000 रुपया एक मंथली जो है वो तनख्वाह उधर से भी आया करती थी। वो होता क्या था कि क्योंकि अड्डे के बिल्कुल सामने मुंशी बैठा करते थे वहाँ पे, और मूवमेंट जितनी भी है, कौन आया कौन गया, किस तरह से क्या मामलात, कितनी देर बैठा, और मतलब कि क्या मूवमेंट चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक दूसरे की ये हासिल किया करते थे। ऐसे ही कोई एक दो लोग ऐसे भी कोई मतलब के सामने किरदार आए थे जो इधर बरादरान की तरफ से जो थे वो इन्फॉर्मेशन सारी दिया करते थे। एक बड़ा नामवर इश्तिहारी आज़म भट्ट हुआ करता था। मैंने पहले भी आपके साथ ये तज़किरा किया कि वो, उसका ताल्लुक इधर भट्ट बरादरान से भी था, इधर टीपू के साथ भी था। वो बेसिकली टॉप 10 इश्तिहारियों में मुखबर हुआ करता था। हाँ। ठीक है, और मेरा ख्याल शायद मैंने आपको ये भी जिक्र किया था कि हुमायूं गुज्जर की असल मुखबरी करने वाला वो आज़म वही भट्ट था। था। ठीक है, गोगी भट्ट के घर बैठ के टीपू को फ़ोन कर देना कि भलवान असी इत्थे आए या मैं इत्थों निकलन लगा। मनाजर अली शाह इसका जोटीवाल होता था, वो भी इश्तिहारी था उस दौर में, सांदे का गालबन हुआ करता था। तो मैं निकलन लगा, इत्थे फलां फलां मौजूद है, तो रेड करवानी तो करवा दे। वहाँ से गोगी भट्ट के घर से फ़ोन करके इसने निकल जाना, पीछे से रेड हो जानी। मतलब ये एक सिलसिला जो है वो चलता रहा है।
तो साल हा साल से ये मामला चलते रहे। एक बड़ा पीछे जब गोगी भट्ट ज़मानत पे था, तीफी भट्ट की मुबीना पुलिस मुकाबले में हलाकत से पहले, एक बड़ा किरदार उस्मान भट्ट का, बिल्कुल, मैंने पॉडकास्ट किया आपने उसके साथ। पॉडकास्ट भी किया था उसका, ठीक है। अब उस्मान भट्ट जो इल्ज़ामात लगाता है, वो इल्ज़ामात जो हैं वो पुलिस तफ्तीश का हिस्सा भी हैं। वो सीआईए मॉडल टाउन में उस्मान भट्ट ने एक एक चीज़ जो है वो अपने उस चीज़ का इकरार किया हुआ है, अपनी तफ्तीश में बताया हुआ है। उसमें आप ले लें कि गोगी भट्ट को मारने के लिए दुबई गए, ठीक है, उसके लिए बच्चू पहलवान पर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। उन्होंने कहा जी टीपू ने सारी प्लानिंग की, टीपू के साथ हुआ करता था उस्मान भट्ट। फिर उसके बाद अदाकारा नरगिस का नाम आया कि नरगिस को मारने के लिए उस्मान भट्ट को कहा। फिर उसके बाद आ जाए आप मज़हर इकबाल, वो उस टाइम सब इंस्पेक्टर हुआ करता था, वो डाला लेके निकलता है वहाँ से, उसको मारने के लिए उस्मान भट्ट को भेजते हैं, ठीक है, वो रास्ते में स्किप हो जाता है। तो मतलब कि इसके अलावा एक आधा और भी किरदार था कोई बड़ा मशहूर, जिसको मारने के लिए उस्मान भट्ट को तैयार करते हैं ये। तो ये ऐसे 4-5 वाक़या जो थे, और वो उस्मान भट्ट खुद कहता है कि जी अदाकारा नरगिस भी वहाँ पर आई थी, मज़हर इकबाल को भी वहाँ पर बुलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें था, उस्मान भट्ट पहले इस कैंप में था, ठीक है। फिर वो क्या वजह हुई कि उस्मान भट्ट उठ के जो है वो इधर आ गया भट्ट ब्रादर के कैंप में। अब वो होता ये है कि जब मज़हर इकबाल वाला प्लानिंग होती है ना, उसके बाद उस्मान भट्ट ने मज़हर इकबाल वाला काम नहीं किया ना, उसके बाद टीपू को ये हो गया कि शायद उस्मान भट्ट जो है वो ये मिल ना गया हो। वो मिल ना गया हो या मेरे मुतल्लक लोगों को बताए, तो उसने कहते हैं कि उस्मान भट्ट के मुतल्लक सोचना शुरू कर दिया पुलिस कि मुकाबले की उसको तैयारी पुलिस करवाई। मुकाबले में मारा जाए। और वो बात किससे करता है, राब्ता किससे करता है कि फयाज सब इंस्पेक्टर उस टाइम हुआ करता था सीआईए माल्टन में, उमर विरक की टीम का हिस्सा था। फयाज भट्टी गालबन पूरा नाम था, लेकिन फयाज टुंडा के नाम से ना वो बड़ा मशहूर व मारूफ एक थानेदार लाहौर शहर में रहा है, ठीक है। ये उस्मान भट्ट ने ये सारी उसकी ज़ुबानी है, उसने आपके पॉडकास्ट में ये बिल्कुल, सारी सारी बातें कहानी कही बताई हुई है। है। अच्छा, इसमें जो मेरी एक इन्फॉर्मेशन है ना, जो मेरी इतला है, वो ये है कि उस्मान भट्ट का एक दोस्त हुआ करता था, शामी रेसर बाइकर था वो ग्वाल मंडी का रहने वाला था। वो उस्मान भट्ट का बड़ा यादगार था। शामी के ज़रिए उस्मान जो है वो दूसरे कैंप में बुलवाया जाता है। अब ये जो उस्मान भट्ट वाली कहानी है, उस्मान भट्ट का जब मैंने पॉडकास्ट किया और अपने पॉडकास्ट के अंदर जो उसने इंकशाफात किए या इल्ज़ामात लगाए टीपू ट्रकावाला पर, उस टाइम पे मुझे भी फ़ील हुआ और लोगों को भी फ़ील हुआ कि इसका ताल्लुक जो है वो गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट वाली साइड पे है। मैंने उससे सवाल किया, वो तो माना नहीं। लेकिन ये जो सारी बातचीत कर रहा था, ये ताल्लुक उसका वहाँ पर फ़ील हो रहा था। अब उस्मान भट्ट किस तरह से, क्या टीपू के साथ होते हुए वो वहाँ पर अप्रोच हो गया और उस साइड पे चला गया? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर देखें ना, मज़हर इकबाल वाला जो वाक़या होता है ना, उसके बाद टीपू इनके साथ ना कुछ थोड़ा खिंचा-खिंचा रहना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से हर चीज़ में, हर बात में इन्वॉल्व करता था ना, अब टीपू ने उस तरह इन्वॉल्व करना छोड़ दिया। अब इसके साथ मेरे ख़्याल शायद इकबाल मीर का ज़िक्र करता है, जो साथ हुआ करता था इसके साथ, दूसरा दोस्त इसका दोस्त उसका था। इसका वो जो टीपू के साथ अपना मज़हर इकबाल को मारने के लिए इन्होंने जो भेजा था। तो अब मैंने आपसे ज़िक्र किया कि एक शामी में होता था लड़का, रेसर था, वो इसका बड़ा इसके साथ ताल्लुक था। वो उसका उधर दूसरे कैंप में ताल्लुक था शामी का, बजरिया शामी वो इसको उस्मान भट्ट को उस कैंप में लेके जाता है। और जो मेरी इत्तला है ना, मेरी इत्तला के मुताबिक वो दूसरे कैंप में ले जा के ना, वो फयाज टुंडे के ज़रिए इस उस्मान भट्ट की मौजूदगी में फयाज टुंडे से कहलवाता है कि मुझे टीपू ने कहा है कि तुझे मारना है, तेरा मुकाबला किया जाए, तेरा मुकाबला प्लान किया जा रहा है। ये उसको उस्मान भट्ट को एक एतमाद में लिया जाता है वहाँ पर। टीपू का कोई प्लान था पुलिस टीपू मुकाबले का? का पुलिस मुकाबले का प्लान, इसमें देखे ना, अब जिसका मुकाबला होना है वो अपने मुंह से ये चीज़ कह रहा है, तो इसमें मैं कैसे कहूँ कि जी टीपू का प्लान था या नहीं था। लेकिन मेरी एक इन्फॉर्मेशन है कि उस्मान भट्ट दूसरे कैंप में किस तरह गया, किस जरिए से गया, उसको वहाँ डरा दिया। जाकर डराया उसको। उसके बाद फिर वो उस्मान भट्ट जो है ना महदूद हो गया, उसने टीपू से अवॉइड करना शुरू कर दिया, छुप गया। फिर उसके खिलाफ सख्ती होती है। फिर उमर विरक के इलम में सारे मामलात आते हैं, वो मज़हर इकबाल वाला, नरगिस वाला, फिर उसके बाद आप ले लें कि ये गोगी भट्ट वाला, ये सारी चीज़ें जो आपके पॉडकास्ट में उसने कही हैं उस्मान भट्ट ने, ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं, ठीक है, उसके बाद उमर विरक कहता है कि यार इसको उठा के तो लेके आओ।
अब उसकी वजह एक ये भी होती है कि देखें टीपू की इस मामले में उसके पुलिस मुकाबले में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से एक चीज़ समझ में ये भी आती है कि उमर विरक एक बड़ा सियाना बड़ा दाना पुलिस अफसर रहा है लाहौर का। उसका ताल्लुक था टीपू से या तीफी बट से? यार उसका ताल्लुक इनमें से ऐसे किसी से भी नहीं था, लेकिन ये गाहे बगाए किसी ना किसी ज़रिए से, किसी ना किसी थानेदार के ज़रिए से उससे राब्ते में रहते थे। किस वजह से? वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करनी होती थी। इनको सबको ये पता था कि उमर विरक एक वाहिद ऐसा पुलिस अफसर है, उसके पास अगर पक्की इंफॉर्मेशन किसी की भी होगी, वो चाहे इस ग्रुप की हो, चाहे इस ग्रुप की हो, उसने उसमें किसी को माफ़ी नहीं देनी उसने। ना उसने किसी से कोई पैसे लेने हैं, ना उसने किसी से कोई सिफ़ारिश माननी है। अगर कोई बंदा उसके काबू आ गया, कोई क्रिमिनल है, इनकी दुश्मनी चाहे वो टीपू पकड़वा दे या इधर से कोई पकड़वा दे, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन उमर विरक के पास आनी है ना, और वो उसमें कामयाब हो गया, तो उसमें उसने फिर किसी की ना सिफारिश माननी है, ना कहीं उसने पैसा चलने देना। इस हवाले से एक उमर विरक का किरदार जो है वो लाहौर पुलिस में रहा है। तो उमर विरक जो है उसके कान तक जब ये सारी बातें पहुंचती हैं, तो फिर वो उसको फयाज को ही कहता है कि इसको उस्मान भट्ट को तो ढूंढो। जब उस्मान भट्ट तक बात पहुंचती है कि भई अब मेरे पीछे पुलिस वाले चढ़ गए हुए हैं, तो उस्मान भट्ट खुद ही पेश हो जाता है। मतलब कि कोई चैनल मिलवा के इकबाल मीर के ज़रिए मैं आपको बताऊँ कि पेश होता है। इकबाल मीर का फ़याज़ से के साथ बड़ा अच्छा, या उसका इन्फॉर्मर हुआ करता था, ये कह लें आप। तो वो ख़ैर पेश हो जाता है। पेश होके फिर वो सीआईए माल्टन जाता है, वहाँ सारी फिर ये गुफ्तगू करता है, और उसके बाद फिर नरगिस भी वहाँ पे आती है, मज़हर इकबाल को भी बुलाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टीपू को भी वहाँ पे बुलवाया जाता है, टीपू से भी पूछते हैं सारी, मतलब ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा सिलसिला तफ्तीश का वहाँ पे चलता रहा है। तो कोई ना कोई बात तो होगी ना कि यार यहाँ से, इस कैंप से, ट्रक्का वाला ख़ानदान के कैंप से ज़्यादातर लोग इस कैंप से उठ के दूसरे कैंप में जाते थे। अच्छा, लेकिन दूसरा जो धरा था गोगी बट, तीफी बट, वहाँ पर भी ज़्यादा देर लोग रुकते नहीं थे। वहाँ पर भी फिर लड़ाई हो जाती थी, हट लड़ाई जाते थे, बदज़न हो जाते थे। आपने आबिद बॉक्सर का बताया नहीं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में है कि आबिद बॉक्सर का भी ताल्लुक ख़त्म हो गया था गोगी बट से, तीफी बट से। एक ना वाकया हुआ था, आपको शायद याद होगा, मूनलाइट सैनमे के हवाले से। आबिद बॉक्सर के एक मामू हुआ करते थे, वो अपना उन पर जाके टॉर्चर वर्चर भी किया था। मियाँ साकिब डीएसपी का नाम आया था तीफी बट का, कि इन्होंने खुद जाके वहाँ पर एक वाकया किया, उनको मारा पीटा और तशद्दुद किया था। तो उसके बाद पहले से ही मामला तो इनकी आपस में कोई हो गई थी, लेकिन उसके बाद तो वो बिल्कुल ही मतलब कि ख़त्म होने वाला ही काम था। बस वो मुंह मुलाजा के अगर कहीं किसी खुशी गमी पे कोई मुलाकात हो तो हो। लेकिन वो आबिद बॉक्सर के भी मामला जो थे वो इधर से दूसरे कैंप से, बट बरादरान से, वो ख़त्म हो चुके हुए थे। तो हम बात कर रहे थे उसकी, उस्मान भट्ट की। देखिए ना, उस कैंप से उठकर ज़्यादातर लोग उस कैंप से उठकर इधर दूसरे कैंप में, यानी कि शालमी चौक से उठकर ग्वालमंडी चले जाया करते थे। ठीक है, वहाँ भी नहीं टिका करते थे ज़्यादा देर। उसकी वजह ये होती थी कि देखें, अब एक ताल्लुक किसी जगह पर है ना, और वो ताल्लुक टूट के दूसरी जगह पर चला जाए, तो जो पहले ताल्लुक वाला होता है ना, उसको तो पता होता है कि यार मेरा इससे ताल्लुक था और ये कितने जोगा है। वो जब उसको फ़ोन कॉल करके या किसी के ज़रिए पैगाम भेजेगा ना, तू बड़ा जाना है बई, उधर इथों जाके उत्थे जाके बह गया, मैं तेनों निबड़ लवांगा। उस वजह से भी लोग जो थे ना, फिर वो अवॉइड करना शुरू करते, और बहुत सारे मामला तो ऐसे हुए। तीफी बट के क्लोज बैठने वाले बड़े बड़े ताजिर अकबरी मंडी के, यानी कि तीफी बट के कह लें कि बचपन का एक दोस्त, ठीक है, वो उसको टीपू की तरफ से पैगाम भिजवाया जाता है कि तू बड़ा रोज बैठना भी जाके उथे। वो तीफी बट के पास जाना छोड़ गया। मतलब कि इस दुश्मनी में इस किस्म के किरदार जाते रहे। एक किरदार अपना इसमें और भी रहा है, फरीद गुज्जर। उसका ये क्या किरदार था? लाहौर शहर का एक ये बड़ा मशहूर मारूफ शूटर रह चुका हुआ है। इसका ताल्लुक इधर अड्डे वाले ख़ानदान के साथ हुआ करता था। हसन पहलवान, भाई पहलवान का बेटा है, उसके साथ इसका ताल्लुक होता था। मीर बलाच के साथ फिर ताल्लुक बन गया उसका। अब इसको एक एहसन शाह किरदार है इसमें, आपको याद है अमीर बलाच के कत्ल का जो मेन किरदार था, जो पुलिस मुकाबले में। अब इच्छा इसको फरीद गुज्जर को भी ना एहसन शाह की तरह ही जो है ना दूसरे कैंप में बुलवाया जाता है, किसी ना किसी रेफरेंस से, किसी ना किसी ताल्लुक से। लालच दी जाती है उसको, लालच दे के उसको दो चार मुलाकातें, उसको कहते जा फाड़ पैसे, गड्डी फाड़, जा टूर फिर जाके या शिव शिकार, तो फिर जो रिलैक्स होके आएंगे तो फिर बह के गल करांगे। अब ये भी काम हो जाता है। अब जब ये फरीद गुज्जर आता है इधर से दूसरे कैंप में आता है, वहाँ पे बैठ के जब बात होती है, तो बात ये होती है कि प्लान क्या होता है कि वो अमीर बलाज और हसन पहलवान इनके मुतल्लिक सोचना शुरू कर देते हैं।
इनके मतलब प्लानिंग होती है, जो मेरे ज़राए का कहना है। तो वो फरीद गुज्जर जो था वो था कुछ सियाना। वो उसने क्या किया, उसने हसन और बलाज को जाके सारी बात ओपन कर दी। उन्होंने कहा जी यह गल है, बात है, ते ए मामला। अच्छा, वो भी कम नहीं किसी से। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। मानता है ये वो? भी मतलब कि ये बात होती है। और वो तो जैसे वहां एग्री करके आ गया वैसे यहाँ भी एग्री कर लिया। अब इसकी इतला जो है वो दूसरे कैंप में जब पता लगती है तो उसके बाद फरीद गुज्जर जो है वो पकड़ा जाता है। गिरफ्तार कौन करता है फरीद गुज्जर को, या गिरफ्तार कहाँ करवाया जाता है? एक आबिद पहलवान डीएसपी मिस्री शाह हुआ करते थे, वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद फिर उससे तफ्तीश भी होती है। उसको हैंड ओवर किया जाता है एसएचओ शादबाग को। उस दौर में एसएचओ शादबाग जो थे वो फारूक असगर एवान थे, जो आजकल सीसीडी में डीएसपी हैं। बड़े पुलिस इनकाउंटर्स भी उन्होंने किए हैं। और ख़ासकर जो गैंग रेप के मुलजम थे, कुछ बच्चियों के साथ मुलजम थे, उनके उन्होंने इनकाउंटर पीछे अभी किए हैं, कुछ चंद माह पहले, 2-3 माह पहले की बात है। वो एसएचओ शादबाग हुआ करते थे। अब उन्होंने आबद पहलवान जो डीएसपी थे उन्होंने उसको हैंडओवर कर दिया कि भाई इसकी तफ्तीश करो, देखो जो भी है। वो तफ्तीश करते हैं तो प्लान जो था वो कुछ और था कि फरीद गुज्जर का नक्शा जो है कुछ और खींचा गया था कि शायद उसको साथी छुड़ाने आएंगे या कुछ ऐसे मामला तो होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फरीद गुज्जर की गिरफ्तारी डल जाती है, उसको जेल भिजवा दिया जाता है कुछ दिनों के बाद, रिमांड शमांड काटने के बाद। वो जेल में रहता है फरीद गुज्जर कुछ अरसा। उसके बाद को 2-3 साल की मेरे ख्याल जेल काटता है। उसके बाद बाहर आ जाता है। बाहर आके फिर वो कभी पता लगता है किसी चौक में खड़े होकर गालियां निकाल रहा है, कभी किसी चौक में खड़े होकर गालियां निकाल। भाई दोनों तरफ से ही उसको मामला सारे थे ना, जो मतलब कि इधर भी और उधर भी इसी तरह से वो। तो फिर उसके बाद क्योंकि था ये शूटर, इसके मतलब दुश्मनी भी इसकी थी। एक और कोई ग्रुप था, वो कह ले कि इधर शादबाग वाली साइड का एक और कोई ग्रुप था। तो वो फिर उन्होंने जो था ना इसको फरीद गुज्जर को मिलत पार्क के इलाके में कोई इतला मिली, इंफॉर्मेशन मिली, तो टारगेट करके इसको मर्डर करवा दिया था उसको, फरीद गुज्जर को। अब इसी तरह एक किरदार है शहबाज साईं। उसका क्या रोल है? शहबाज साईं जो किरदार है ना, वो टीपू ट्रका वाला के मर्डर में उसका अपना नाम था। बाहर जाग चला गया था वो, इनके साथ ही तीफी वगैरह के साथ बाहर भाग गया था। वो भी पहले उसका ताल्लुक जो था तीफी भट्ट वगैरह के साथ हुआ था। तो आपने कहा ना कि कोई ऐसा किरदार को जो इधर से भट्ट बरादरान से भी उठ के उधर गया हो, तो ये शहबाज साईं एक किरदार है ऐसा जिसका ताल्लुक जो था वो तीफी भट्ट वगैरह के साथ था। अब वो टीपू ट्रका वाला के कत्ल की दास्तान अगर वो उसको छेड़ेंगे ना तो उसके लिए हमें एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन वो था ये कि एक हमारे माल रोड पे अपना एक बड़ा मशहूर मारूफ रेस्टोरेंट है, उसके मालिक हैं इकबाल शाह साहब। इकबाल शाह साहब का एक बेटा है, गालबन उसका नाम इमरान, गालबन शायद है नाम उसका, अगर मैं गलत ना हूँ। तो वो उसका ताल्लुक शहबाज साईं वगैरह से होता है। इन्होंने ना लिंक रोड पर एक प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर ये बैठे होते हैं, इन्होंने अपना डेरा वहाँ बनाया होता है। तो वो जो था ना इमरान, वो जाता है शहबाज साईं के पास। उसको इन्फॉर्मेशन एक आती है दुबई से टीपू के मतलब। सर्दियों के दिन थे, धुंधें बहुत ज़्यादा थीं, उसकी वजह से फ़्लाइट्स जो थी ना वो लेट थी। वहाँ पर एक यहाँ से ना जो वहाँ पे क्लबों में ताइफे जाते हैं ना डांस के लिए, तो एक ताइफा वहाँ से उनका टाइम मुद्दत पूरी हो गई थी वहाँ पे, तो वो वहाँ से वापस आ रहा था। तो वो उस ताइफे में एक लड़की जो थी ना, वो वहाँ से कॉल करती है यहाँ पर एक किसी शख्स को, और वो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे फ़्लाइट लेट हो गई, हम यहाँ पे हैं, इस फ्लाइट में आ रहे हैं। तो इस फ्लाइट में ना मैंने देखा वो टीपू ट्रका वाला जो है वो भी आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन टीपू ट्रका वाले की वहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। अब वहाँ पे एक फ़्लाइट 4 घंटे लेट हो गई, कोई 2 घंटे पहले बंदा एयरपोर्ट पे जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आना है कोई 2 ढाई 3 घंटे का, 3.25 घंटे का सफ़र भी है। फिर उसके बाद आप ले लें कि एयरपोर्ट से बाहर आपने निकलना है तो आपको पौना घंटा घंटा उसमें भी लग जाता है क्लियरेंस में। अब टीपू की वहाँ पर मौजूदगी और यहाँ लाहौर जब जहाँ उसका मर्डर होता है, इसमें कोई 8 से 10 घंटे जो है ना इसका टाइम का दौरानिया है। अब इस 8 से 10 घंटे में जो प्लानिंग होती है वो टीपू के मर्डर की प्लानिंग हो जाती है।
और वहाँ पर जो मौके पर लोग पकड़े जाते हैं, उसमें खुर्रम एजाज भट्ट पकड़ा जाता है जो टीपू को मारता है मौके पे। फिर जो जिन पे एफआईआर दर्ज होती है, जो इस पे कत्ल में भागे होते हैं, वो वाले का बेटा होता है, एक और इमरान गोली नाम का लड़का होता है, शहबाज साई होता है, तीफी भट्ट होता है, और ये खुर्रम एजाज जो मौके पर गिरफ्तार हो जाता है। अब ये सब जब बाहर चले जाते हैं ना, तो बाहर जाते हैं, उसके बाद तीफी भट्ट वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान आके इसमें टीपू के मर्डर में वो क्लियर हो जाते हैं, कोर्ट से बरी हो जाते हैं। वो एक पिस्टल विस्टल का बड़ा रौला चला था कि भाई माल खाने से पिस्टल चेंज करवा दिया इन्होंने, वो फ्रांजिक के लिए करवा गया। तो वो बहरहाल एविडेंस जो थी ना वो नहीं मिल सकी, जो एलिगेशन था। तो उस हिसाब से फिर तीफी भट्ट उसमें क्लियर हो जाते हैं। अब शहबाज साईं जो था ये दुबई में बैठा हुआ था। अब होता ये है कि इस दौरान शहबाज साईं जो है ना वो तीफी भट्ट से रब्ता करता है कि जी मेरा कुछ करो, मैं भी तो वापस पाकिस्तान आना है। तो इस हवाले से उनके मामला चल रहे होते हैं। तो इसी दौरान ना एक दफ़ा फिर तीफी भट्ट का जाना होता है दुबई। तीफी भट्ट जब दुबई जाते हैं तो वहाँ पर शहबाज साईं से मुलाकात नहीं करते, रब्ता नहीं करते। वो 5-7 दिन 10 दिन रह के दुबई से वापस आ जाते हैं। दुबई से जब वापस आते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, वो कि उसको शहबाज साईं को कहते हैं कि जी भट्ट साहब आए सन, मुलाकात नहीं हुई थे दुबई। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, भट्ट साहब दुबई आए हम तो मैनू मिल के ना जान। अब वो कॉल शॉल करता है, भट्ट साहब से रब्ता नहीं होता उसका। अच्छा वो ना फिर एक अननोन नंबर, एक अदनान दानू है एक, ये ना प्रमोटर है, ये भी तैफे तूफे दुबई लेके जाता था। तो ये उसके नंबर से ना फ़ोन करता है तीफी भट्ट साहब को। तो वो मतलब कि समझ लें कि पहली कॉल पे फ़ोन अटेंड हो जाता है उसके बाद। तो वो जब अटेंड हो जाता है तो वो कहते भट्ट साहब तुसी आए सो दुबई ते मैनू मुलाकात नहीं करके गए। तो उनका यार मैंने पता लगा सी कि तू उमरे ते गया है। तो उनका उमरे ते गया है, फ़ोन तो नहीं बंद हो गया सी, मरते नहीं गया सा मैं। वो इस किस्म की गुफ्तगू कुछ शुरू हो जाती है, वो काफ़ी हार्ड टॉक होती है उनकी। तो उस हार्ड टॉक में जो है ना फ़ोन बंद कर देते, एक साइड से फ़ोन बंद हो जाता है। तो अब ये शहबाज साईं जो है ना वो इनकी मुखालफत शुरू हो गई। दोनों मुकदमे वाले थे टीपू के कत्ल के। अब शहबाज साईं क्या करता है कि शहबाज साईं इस कैंप से उठ के दूसरे कैंप में आ जाता है, मीर बिलाज के बलाच पास। बलाच के पास, बलाच से रब्ता कर लेता है। अब वो बलाच के साथ मेल जोल, बातें शातें, गुफ्तगू जो भी है, वो ताल्लुक उधर रह गए। ठीक हो गया। अब फिर उसके बाद जब मीर बलाच का कत्ल होता है तो मुझे पता लगा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, कि तीफी भट्ट के जनाजे में शहबाज साईं साहब ने शिरकत की थी। वो अब वो उधर से बलाच के मर्डर के बाद वो दोबारा फिर वापस अपने पुराने कैंप में आ गए थे। तो ये इस किस्म के किरदार जो है ना वो 30 सालों से बहुत से देखे हैं, बहुत से सामने आए हैं किरदार। और एक और भी मतलब इसमें आप कह लें कि किरदार जो था वो आसिफ रियाज। वो कौन था? आसिफ रियाज एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये जो अपना कह लें कि टीपू के एक मुकदमा था उसमें ये गवाह था आसिफ रियाज जो था। टीपू के कत्ल का या कह लें या पता नहीं ईवान अदल में शायद ये था, गवाह था उसका। ईवान अदल वाले में मेरे ख्याल गालबन गवाह था। टीपू का बड़ा बेस्ट बडी हुआ करता था, मतलब कि टीपू बड़ा ट्रस्ट करता था इस पे। ठीक है, अंदरून भाटी गेट का रहने वाला था, उधर टिब्बी सिटी और भाटी गेट जहाँ पे इनकी हदूद है ना, वहाँ का ये रिहायशी था। टीपू के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, ये गवाह था उसमें। और फिर इसको कह लें कि मैनेज किया गया उस केस में, क्योंकि वो केस में एफआईआर तो वो झूठी थी। ठीक है, ये हम अदा कर रहे हैं सच और झूठ का, इस दुश्मनी में सच कितना था झूठ कितना था, ये उसी की एक कड़ी है। अब इसको गवाह रखा हुआ था एफआईआर में, इसने गवाही के लिए जाना था अपना कोर्ट में। तो उससे पहले ये मैनेज हो चुका हुआ था। ठीक है, इसकी बरादरी के कोई लोग थे, उनके साथ प्रेशराइज करवा के मुलाकात करवा के ये मैनेज हो गया। और गवाही नहीं दी? गया गवाही देने के लिए, टीपू ट्रका वाला उनकी गाड़ी पर गया, और वहां से जब गवाही दे के वापस निकला तो दूसरे कैंप जो थे उनके साथ गाड़ी में बैठ के ये वहां से आया। उस टाइम पे गवाही क्या दी? गवाही के नहीं, बस झूठी गवाही की है, तो मतलब कि मुकर गया ना अपनी उस गवाही से, जो एफआईआर में बयान था उससे मुकर गया वो। बाद में फिर इसका मर्डर भी हो गया आसिफ रियाज का। ठीक है, और उसके वाले से बच्चू पहलवान जो कहते हैं कि उसका मर्डर हुआ है और इन्होंने खुद मर्डर करके हम पर इल्ज़ाम लगाया। गोगी भट्ट ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका तस्करा किया था, जो एफआईआर दी थी उन्होंने मीर बलाच से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड दिया था, वो उसमें भी ये इसका जिक्र था। ठीक है, अब इसी तरह आप ले लें एहसन शाह को ले लें। एहसन शाह ने क्या किरदार अदा किया, इसी कैंप का था ना। ठीक है,
अब उसने जो किरदार अदा किया वो तो इन तमाम किरदारों से सबसे भारी किरदार रहा है, या कह लें कि सबसे नटोरियस किरदार रहा है वो इस हवाले से, इस दुश्मनी में, क्योंकि उसने जो यार मार उसने की है ना, वो कोई और नहीं कर सका। जो इंफॉर्मेशन वो दूसरे कैंप में देता रहा वो कोई और नहीं दे सका। अच्छा, उसके बारे में आज के दिन तक कोई इन्फॉर्मेशन आई कि उसको तोड़ा गया था या वो अपनी मर्ज़ी से गया था कि मुझे पैसे चाहिए या मेरा मफ़ाद है, लालच है, मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ? अली देखे, अपनी मर्जी से कोई नहीं जाता, ठीक है। देखें, मेरा अगर ताल्लुक है ना टीपू ट्रक्का वाला से, या मेरा ताल्लुक इधर भट्ट बरादरान से है, तो मैं अपनी मर्जी से ये नहीं करूंगा कि मैं उठ के मुंह उठा के बुलाया होगा तो और गया चला होगा। जाऊं। किसी ना किसी जरिए से राब्ता किया जाता है। और इसमें जो असल चीज होती है ना, वो देखी ये जाती है कि यार दूसरे कैंप में कौन सा ऐसा बंदा है जिसको तोड़ा जा सकता है। लालच से पहला जो स्टेप होता है ना, पहले डरावा होता है, पहले डराते हैं। फिर दूसरा लालच होता है। फिर तीसरा कह लें मजबूरियां होती हैं, ठीक है। वो फैमिली की ले लें, फाइनेंशियल ले लें, जो भी मामलात होते हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए देखते हैं कि यार अब दूसरे कैंप में कौन सा ऐसा बंदा है जो क्लोज है, और उसको किस तरह से तोड़ के अपने कैंप में लाया जाता है। तो एहसन शाह को पैगाम मिला, पैगाम भिजवाया उसको, वो उसकी मुलाकात हुई, उसको लालच दी उन्होंने, और उसको प्लस सियासत के हवाले से उन्होंने एक लालच दी कि तो ये टिकट शिकट भी लेके देंगे, सियासत में करेंगे ये वो। तो वो पसमाया गया और वो स्लिप हो गया। स्लिप होके उसने उनके साथ डील कर ली, और डील करके वो उनको इन्फॉर्मेशन देता रहा, और इंतहाई गंदा किरदार अदा किया उसने, ठीक है। और उसके उस किरदार की वजह से जो एक सुलह का अमल चल रहा था उस दौर में, वो सुलह का अमल भी सबोताज हो गया। अमीर बिलाश का वो कत्ल हो अमीर गया बलाश का और उसके कत्ल हो गया, नतीजे में और जावेद उसके भट्ट और नतीजे में जावेद भट्ट कत्ल हुआ, एहसन शाह खुद कत्ल हो गया। फिर उसके बाद तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। अब मीनवाइल इस यहाँ पे ये देखें कि एक जो अपना ताज़ा तरीन किरदार है इस हवाले से, मैं आपको बताऊं, कैसर भट्ट की मिसाल जो है वो आपके सामने है। कैसर भट्ट जो था वो कैंप में था इधर टीपू अमीर बलाच के साथ, और जिस तरह से उसने अमीर बलाच के कत्ल के बाद वो फ्रंट फुट पर आकर भट्ट बरादरान के सामने आके खड़ा हुआ है, जिस कदर शोला बयानी की कैसर भट्ट ने, तो उस हवाले से तो मतलब कि जो ट्रक्का वाला ख़ानदान के अपने फैमिली के लोग थे, उन्होंने भी उस तरह गुफ्तगू नहीं की, उस तरह से बयान नहीं दिए जिस तरह से कैसर भट्ट ने बयानात दिए थे, ठीक है। फिर जब सुलह का दौर दौरा इस दौरान दोबारा शुरू होता है, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट लिया जाता है, पुलिस की तरफ से इनिशिएट लिया जाता है कि यार ये सुलह होनी चाहिए। पुलिस पर भी प्रेशर आया, गवर्नमेंट के लोगों ने भी कहा कि सुलह करवाएं। अब सुलह की कोशिश के लिए कैसर भट्ट, जो कि इश्तिहारी था जावेद भट्ट के कत्ल में, ठीक है, उसका अपना नो फ्लाई लिस्ट में नाम शामिल था, उसका नाम वहाँ से निकलवाया गया, और हुकूमती शख्सियात ने गारंटी दी कि इसको दुबई भिजवाया जाए, जो ट्रक्का वाली फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करे और सुलह के अमल को आगे बढ़ाएं। अच्छा, कैसेट भट्ट ने सुलह जावेद भट्ट के कत्ल से नाम निकलवाने के लिए की या कोई और वजह थी? नहीं, कैसर भट्ट के ऊपर ना अली, अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेशर, फैमिली का प्रेशर बहुत था, उसके बड़ों का, बुजुर्गों का बड़ा प्रेशर था, ठीक है। प्रेशर इस सेंस में था कि वो उनका ये मौकफ था कि यार ये किसी के घर की लड़ाई, किसी के घर की आग तुम अपने घर में क्यों लेके आ रहे हो, इतना स्ट्रेट क्यों हो गए हो तुम उनके भट्ट बरादरान के साथ, ठीक है, तुम्हारा ताल्लुक उस घर से है, लेकिन अब ये एक दूसरे के मतलब कि जान के प्यासे तो ना बन जाए। अब ये ख़ानदान जो है, एक ये नया बदमाशी का बाब जो है वो खुल जाएगा इस हवाले से भी। और कह ले कि क्योंकि जब उसके बाद अमीर बलाच के कत्ल के बाद जब जावेद भट्ट कत्ल होता है ना, अब वो भी दूसरे ख़ानदान में तीफी भट्ट का बिनोई था। तीफी भट्ट की बहन को गोलियां लगी, और ये पहला वाक़या हुआ था इस दुश्मनी में। हमने पहली दफ़ा देखा कि इस दुश्मनी में फैमिली के लोगों को, दूसरे लोगों को जिनका दुश्मनी से ताल्लुक नहीं है, उनको टारगेट किया गया है। ये 30 सालों में हमने पहली दफ़ा देखा था, ठीक है। अब वो जावेद भट्ट के कत्ल के बाद वो कुछ चाह रहे थे कि चलो एक उधर अमीर बलाच का भी मर्डर हो गया, इधर जावेद भट्ट का मर्डर हो गया, तो इन दोनों को ना बैलेंस करके तो इस सुलह की जाए। तो सुलह की कोशिश भी की गई, कैसर भट्ट को दुबई भिजवाया गया, बावजूद के इसके के कैसर भट्ट जावेद भट्ट के कत्ल में नामजद था, ठीक है। अब रियासत सीरियस थी, हुकूमत सीरियस थी इस मामले में इनकी सुलह करवाने के लिए, ठीक है। वो उन्होंने भिजवाया उसको, वहाँ जब भिजवाया गया तो उन्होंने ट्रक्का वाला ख़ानदान ने उनसे मुलाकात से भी इनकार कर दिया, अपने नंबर बंद कर दिए,
ठीक है। जो ट्रका वाला ख़ानदान का अमीर मौसफ जो था, उसकी तरफ से जो बात बाहर निकली, जो सामने आई थी, उसका मौक़िफ़ ये था कि मैं अपने भाई के बच्चों को, उसकी बीवी को, अपनी फ़ैमिली को किस मुँह से कहूँ कि इसकी सुलह कर लें। मेरा बाप भी कत्ल हुआ, मेरा भाई भी कत्ल हो गया, इस दुश्मनी में और बेशुमार कत्ल हुए हैं, ठीक है? मेरा ज़मीर नहीं मुतमिन हो रहा, मैं मान अंदर मेरा कि मैं कि कल को इनको बच्चों को क्या जवाब दूँगा, मैं अपने भतीजों को, अपनी भतीजी को क्या जवाब दूँगा इनको मैं कि मैंने क्यों सुलह कर ली? तो वो इस वजह से एक वो कहता मुझे अंदर गिल्ट है, तो मैं उस वजह से इसकी हामी नहीं भर सकता। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया था, ठीक है? अब तीफ़ी बट का जब पुलिस मुकाबला होता है, उससे पहले फिर कैसर बट जब वापस आ जाता है, तो वो घर तीफ़ी बट के घर एक कट रखा जाता है, बहुत काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें कैसर बट और तीफ़ी बट वगैरह की सुलह हो जाती है। कैसर बट वगैरह इस कैंप में आ जाते हैं, ठीक है? इस कैंप में सबको पता यहाँ आके बैठ गए, लेकिन कैसर बट और उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो तीफ़ी बट के जनाजे में नहीं आए। तीफ़ी बट के कुलों में भी नहीं देखा गया, तीफ़ी बट के चेलम पे भी नहीं देखा गया, ठीक है? अब वो कह लें कि या ये शो कर रहे हैं कि जी शायद हम न्यूट्रल हैं इस मामले में, हम इस मामले में थे नहीं जावेद बट के कत्ल खुद में, को दूर रखना तो चाहते हैं हमने दोनों उसको से। दूर रखा हुआ उस मामले से सारा। आपने ये 3 दहाइयों के जो वाक़यात हैं, वो हमारे सामने रखे। आपके आँखों देखे वाक़यात हैं। आपने देखा कि कौन-सा इस कैंप से उठ के फिर तीफ़ी बट और गोगी बट वाली साइड पे गया और फिर उनसे भी जुदा हो गया। अब अगर इस पूरी कहानी पर एनालिसिस करें, इन तमाम वाक़यात को एक बार देखें हम, कौन सही था और कौन गलत था इस केस में? बट साहब देखें, मैं जो आप कह रहे हैं ना तज्जिया अपना देश वाले से, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, एक चीज़ मैं मिस कर गया कि इसमें सच और झूठ में ना एक झूठ कर रहे थे हम। वो ये था कि एक लाहौर का बड़ा मशहूर मरूफ करेक्टर रहा है नूरी नथ, जी। ठीक है? उसका बेटा हुआ करता था ज़फ़री नथ, ज़फ़र उर्फ ज़फ़री नथ। उसका भट्ट बरादरान से बड़ा गहरा ताल्लुक था, गोगी भट्ट के साथ उसका बड़ा ताल्लुक था। उनकी अपनी भी दुश्मनी थी। अच्छा, उस दुश्मनी में ये गालिबन पता नहीं कहीं किसी तारीख पर जा रहे होते हैं या कहीं लक्ष्मी चौक में उन पर अटैक होता है और ये ज़फ़री नथ जो है अपने कुछ 4 या 5 दोस्तों, साथियों समेत मारा जाता है उसमें। अब जब ये मारा जाता है तो उस दौरान जो था ये भट्ट बरादरान पे भी एक एफआईआर दर्ज हुई होती है, ये उसमें मुल्क से बाहर होते हैं, ये मफरूर होते हैं, टीपू की जानिब से एफआईआर कोई दर्ज करवाई जाती है। अब जब ये ज़फ़री नथ का मर्डर होता है ना, तो उसमें इनको मौका मिलता है, तो ये एफआईआर ज़फ़री नथ की जो उनके दुश्मन है ना जिन्होंने मारा होता है, उन समेत टीपू ट्रकावाला पर भी दर्ज करवा दी जाती है। लेकिन टीपू का कोई ताल्लुक नहीं टीपू होता। का उस मरसे से कोई ताल्लुक नहीं होता, दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुखालफत में मैंने कहा ना, जिसका जहां बस चला, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करवाने का जो इनका मेन पर्पस होता था ना, वो ये होता था कि जब एफआईआर दर्ज होगी, तो इनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ज़मानतें कराएंगे, तारीखों पर जाएंगे और जब ये घरों से या कह लें कि अपने बिलों से बाहर निकलेंगे, तो फिर ये आसान टारगेट साबित हो सकते हैं लाहौर शहर की सड़कों पर। ये एक मेन पर्पस होता था झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, या इस दुश्मनी में, इस चौधराहट के शौक में कि अपने मुखालिफ को टफ टाइम देने के लिए इस वजह से करवाइया करती थे एफआईआर। अब आ जाएं तो आप कह रहे हैं कि तज्जिया के कौन सही था कौन गलत था। देखें, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। जब आपकी एक दुश्मनी चल पड़ी है, तो उस दुश्मनी में आपने हर वो काम करना है जिससे आपके मुखालिफ को नुकसान पहुंचे, आपके मुखालिफ को नीचा दिखाना पड़े, उस हवाले से मतलब कि आप जो कुछ कर सकते हैं ना वो आप करें। अब देखें ना, इसमें अमीर बलाच का जो कत्ल हुआ है, अमीर बलाच के कत्ल से पहले गोगी भट्ट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सारे शहर वालों को पता है कि अमीर बलाच का टीफी भट्ट से टेलीफोनिक राब्ता रहा है और बलाज जो था वो तीफ़ी भट्ट को अंकल कह के बुलाता था और बलाज की वालदा से भी कोई 1-2 मर्तबा तीफ़ी भट्ट की बात हुई है। इवन के फैमिली की जो बातें थी, फैमिली की या बलाज की अपनी शादी के रिश्ते की, बलाज की सिस्टर की रिश्ते के हवाले से, वो भी बलाज तीफ़ी भट्ट से डिस्कस करता था कि अंकल मेरी शादी तय हो गई है, अंकल बहन की शादी फलां जगह पे कर रहे हैं। ये चीज़ें सारी जो पीछे सोशल मीडिया पर थ्रू गोगी भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो उसमें पॉडकास्ट दिया है, हमारे पॉडकास्ट की हैं, पॉडकास्ट में भी बात उसमें हुई। ये सारी चीज़ें बातें सामने आई हैं, ठीक है? फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या क़यामत आ गई कि तीफ़ी भट्ट, जिसको वो अंकल कह रहा है, अब तीफ़ी भट्ट उसको कत्ल करवाने के दर पे हो गया। अब उसमें किरदार किसने अदा किया? एहसन शाह ने।
वो जो कंपनी थी, उस कंपनी में बैठ के जो डिस्कशन हुआ करती थी भट्ट ब्रादर के मुतल्लिक, वो गुफ्तगू एज इट इज़ रिकॉर्ड करके या मोबाइल मिला के फ़ोन ऑन करके वहाँ छोड़ दिया, और जो गुफ्तगू हो रही है वो सारी वहाँ पहुँचा करती थी। अब वो गुफ्तगू इस कदर खौफनाक थी कि वो गुफ्तगू सुनने के बाद कोई भी बंदा हो कहता है यार जब मेरे बच्चों पे बात आ गई है तो फिर मेरी तरफ से सारी दुनिया जो है भाड़ में जाए। ठीक है, ये मीर बलाच के कत्ल के मुहर्रकात कुछ ऐसे भी हैं जो कि मतलब कि एक तलख हकीकत है। हमें पता है, हम बात करते हैं ना कि इस किस्म की कि यार ये हुआ क्यों। नो डाउट के इंटरनेशनल लेवल पे बलाज मर्डर को जितनी हाइप मिली है, जितनी सिंपथीज मिली हैं जस्टिस फॉर बलाज के हवाले से, वो कम नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में मतलब कि इतना ट्रेंड नहीं देखा सोशल मीडिया सबको पे। अफ़सोस है ठीक है, बिलाश के सब कत्ल पे। मैं बताया, मैंने उसको गोद में बच्चे को खिलाया हुआ है यार अपनी, मुझे सबसे ज़्यादा शायद अफसोस हो, क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद आती हैं, उसका बचपन याद आता है, किस तरह से खेलते थे, आमिर अंकल वो मुझे किया करते थे बच्चे। मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं, सब चीज़ें सामने हैं, लेकिन कुछ हकीकतें जो हैं वो तलख भी होती हैं, उनसे मुंह नहीं छुपाया जा सकता। ठीक है, अब इस कत्ल के मुहर्रकात कुछ तो थे, दिमाग तो नहीं खराब मेरा कि मैं ऐसे ही उठ के जाके किसी के कत्ल की प्लानिंग कर लूं। अब मुझे कुछ फीलिंग आ रही है, मेरे मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि यार अगर ये काम ना किया, इसके मुतल्लिक ना सोचा गया, तो ये मेरे मुतल्लिक सोच के बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है ना, इनको भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अब मुझे पता है हमारी इस गुफ्तगू से, बात से, कि भाई हमें लोगों ने मुखालफत करनी है। कमेंट्स में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी ये शायद उस ग्रुप के या फलां। देख, किस ग्रुप से क्या ताल्लुक हमारा। बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमारा हर बंदे से ताल्लुक होता है। मैंने आपको ओपनली कहा है, मेरा टीपू के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। बलाज को, मौसम को मैंने गोद में खिलाया है अपनी। मेरा ताल्लुक इस खानदान से मतलब ऐसा था कि मैं आपको बताऊं कि अगर टीपू की खमशीरा का रिश्ता देखने के लिए जाना था, टीपू ने मुझे स्पेशली कहा कि यार गुजरांवाले जाना है ते और रिश्ते वास्ते जाना है, तो तू घरदियां दे नाल जाना जे। मतलब कि ऐसा रिश्ता था हमारा, ताल्लुक ऐसा था। दूसरी तरफ दूसरे कैंप में भी हमारा अच्छा ताल्लुक था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं कि अगर वो मुनासिब नहीं है करनी। अच्छा, इनमें से जैसे आपने बताया टीपू किस तरह से ताल्लुक़ को आपके साथ लेकर चल रहा था, दूसरी तरफ जो तीफ़ी बट या गोगी बट वो भी ऐसे ही ताल्लुक़ को रखते थे, या टीपू जो है वो ज़्यादा साथ देता था, ज़्यादा अच्छे से मिलता था? देखें अली, जब आपका किसी के साथ ताल्लुक बनता है ना, और जब कोई आपको यूज़ कर रहा हो, ठीक है, अब ये तो मतलब कि जो लोग सिंसियर होते हैं ना, किसी के साथ मुखलिस होकर चल रहे होते हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल कता नज़र रखते हैं कि यार ये हमें यूज़ कर रहा है। वो समझ उस वक्त आती है जब आप यूज़ हो चुके होते हैं कि नहीं यार ये काम गलत हो गया। हम तो मतलब कि एक मुखलिस ताल्लुक लेकर चल रहे थे, बिल्कुल मुखलिस थे हम, और ये जो मामलात हुए हैं ये हमें फलां जगह इस्तेमाल किसने कर लिया, किसने। तो ये दोनों ग्रुपों की तरफ से मैं आपको बताऊं, कोशिश यही होती रही। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब हमने सुलह की बात की, और पहली दफ़ा इस दुश्मनी में सुलह की बात हमने शुरू की थी, हमने कोशिश की थी इसमें, मैं और मेरा एक दोस्त है। ठीक है, और 1.5-2 महीने हमने ये एक्सरसाइज जारी रखी, कोशिश की कि ये काम हो जाए, लेकिन जहाँ स्मेल हुआ कि यार अब हम इस मामले में किसी एक साइड से इस्तेमाल ना हो जाए, तो हम साइड पर हो गए। तो कोशिश दोनों की होती रही है कि इनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, जो ताल्लुक एक दूसरे के हैं, शायद किसी ना किसी को ये मतलब कि इस दुश्मनी में नहीं, ये अगर आप देख लेना, माजी में भी देखें तो इसी तरह के किरदार जो हैं वो दुश्मनियों में आपको मिलेंगे। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों से गद्दारी की, बड़े बड़े नामवर लोग गुजरे हैं बदमाशी की लाइन के वाले से, और बड़े उन्होंने लोगों को मारा हुआ है। ठीक है, एंड इख्तिताम उनकी ज़िंदगी का किसी यार दोस्त की मुखबरी पे हुआ है। किसी ने कुछ खिला के पुलिस के हैंड ओवर कर दिया, किसी ने इतला दे दी। मतलब कि इसी तरह से माजी में भी होता रहा है और इस दुश्मनी में भी चलता रहा है। लेकिन ये दुश्मनी क्योंकि बड़ी तवील है, 3 दहाइयों पर मुहित है, और दोनों ही शहरदार हैं, और शहर के तकरीबन तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक इधर है उनका ताल्लुक उधर भी है। ठीक है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि यार किसी ना किसी ताल्लुक वाले को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिया जाए हमने। तो अब देखे ना, तीफी बट का चेलुम हो गया हुआ है। अब उससे पहले जो तीफी बट के बड़े भाई थे ख्वाजा अजहर गुलशन साहब, अगर मैं उनका तस्करा इसमें ना करूं तो ज्यादती होगी। ठीक है, उन्होंने तीफी बट के जो गिरफ्तारी या पुलिस मुकाबले के बाद फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी मेरे भाई को मार दिया गया है,
पैसे लिए गए हैं, या मरीम नवाज़ ने और मियां नवाज शरीफ ने ये मेरे भाई की लाश की सूरत में तोहफा दिया है। मैं हर फोरम पे आवाज़ उठाऊंगा, मैं अपने भाई के लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाऊंगा। ठीक है, फिर इंटरपोल का भी नाम लिया गया कि वहाँ पर भी हम जाएंगे, उनको भी दरख्वास्त देंगे कि ये ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है। तो इस हवाले से तीफी बर्ड का चेलम हो गया। ठीक है, आज तक मुझे बता दें कोई ऐसा फोरम जहां पर कोई एप्लीकेशन दी गई हो, जहां पर कोई आवाज उठाई गई हो कि तीफी बट का जो कत्ल है वो मावराए अदालत कत्ल किया गया। इवन के उसके बच्चे नहीं कह रहे। किसी की उनके देखे, इसी तरह टीपू ट्रका वाला के जो बच्चे अमीर मोसब, अमीर फातेह, इवन के उनके जो अपना दादा है, जो रिश्ते में दादा लगते हैं, बच्चू पहलवान, भाई पहलवान, किसी की तरफ से सिंगल वर्ड स्टेटमेंट नहीं आया, सबको खामोश करवाया गया है। बल्कि तंबीह की गई है कि किसी की आवाज़ ना निकले, किसी के मुंह से कोई बात ना निकले, कोई बयान ना आए, कोई सोशल मीडिया पर कोई नज़र ना आए। ठीक है, ये ताकि आग ना सख्ती लगे से कोई। आग ना लगे। और ऐसे ही तीफी बट के जो बच्चे हैं, तीफी बट ने अपने बच्चों को दुश्मनी से दूर रखा है, हमेशा असले से दूर रखा है, उन्होंने बाहर रहे हैं सारे। ठीक है, तीफी बट के मरने के बाद ख्वाजा ताजीम बट उर्फ गोरा बट वो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरा बेटा वासिफ उर्फ वासु बट वो भी चेलम पे मौजूद था, वहाँ पर मुलाकात भी हुई है मेरी उनसे। ठीक है, एक बेटा तादील बट जो बाहर है, उसके बाहर रहने की वजह क्या है कि वो अमीर बलाज के कत्ल में नामजद किया गया है। ठीक है, अब ये बच्चे, इन्होंने यहाँ पर बाप का कारोबार, प्रॉपर्टी, सारा कुछ है, फिर अकबरी मंडी बोर्ड का चेयरमैन बनाया उसको, ताजीम बट को। ठीक है, उसने यहाँ पर मामला देखने तो हैं, सारे मामला चलाने हैं उसने, तो वो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी देखेगा और बाहर भी जाएगा जहाँ उसकी फैमिली है, जहाँ पर बिजनेस भी है उनका। ये सारे मामला तो उन्होंने मिलजुल कर इसी तरह से चलाने हैं। लेकिन इन दोनों जानिब से, दोनों घरों की जानिब से मैं बात कर रहा हूँ, लोगों की बात मैं नहीं कर रहा। लोग तो अब भी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसने गद्दी संभाल ली, उसने गद्दी संभाल ली, आगे कत्लो गारत गरी होगी, आगे शूटर्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कहाँ कहाँ से हमले होंगे, गोगी बट का क्या बनेगा, गोगी बट बाहर जाके क्या करेगा, गोगी बट भाई का बदला लेगा या नहीं लेगा, तीफी बट के बेटे बदला लेंगे। मतलब एक अजीब सा एक तूफान जो है ना वो उमड़ आया है उस पर, सोशल मीडिया पर, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड मैंने कहा ना, कोई सिंगल ऐसा कोई वर्ड, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी एप्लीकेशन किसी फोरम पर आप मुझे दिखा दें कि ये आपको नज़र आ रहा हो कि आगे चल के ये दुश्मनी जो है मज़ीद हाइप क्रिएट करेगी या इसमें मज़ीद नुकसान होगा। ठीक है, मेरे तो ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि ये भी शायद कोई थोड़ा वक्त और गुजरेगा। ठीक है, मामला जो है ये धूल जो काफ़ी हद तक तो बैठ चुकी हुई है, अब उसको मज़ीद थोड़ा बैठने का इंतज़ार किया जा रहा है। और आगे मुस्तकबिल में इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो है वो किसी ना किसी फोरम पे बैठ के, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन दोनों ख़ानदानों को या तो बिल्कुल खामोश करा के बिठा दिया जाएगा, ऐसे ही जिस तरह से अब खामोशी है कि अब ना तुम्हारी तरफ से कोई हरकत हो, ना कोई बात हो, ना दूसरी साइड से कोई ऐसा हो, या इनकी बाकायदा तौर पर सुलह भी करवा दी जाएगी। मुझे मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से आप देखें कि जावेद भट्ट का बेटा हमजा भट्ट वो पिछले कई रोज़ से, बल्कि 10-15 रोज़ को गुजर चुके हैं, वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अपने बाप के कत्ल के इंसाफ के लिए दुहाई दे रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें भी इंसाफ ऐसे ही दिया जाए जैसे जस्टिस फॉर बलाज दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीसीडी ने एक इंसाफ का पैमाना जो है वो अपना तय किया है ना, उन्होंने मेयार बनाया है उन्होंने। ठीक है, तो उस मेयार के मुताबिक हमें भी सुलह दे दें। उसके अगेंस्ट होता क्या है कि 2 मरतबा पुलिस जाके ट्रक अड्डे पे रेड भी कर लेती है, लोगों को उठा लाती है, बनता कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये देखें ना, मामला इसी तरह मिलते जुलते चलते रहने हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं इस दुश्मनी को आगे मुस्तकबिल में बढ़ते हुए नहीं देख रहा। ना मुझे लगता है कि इस दुश्मनी की वजह से आगे कोई नुकसान भी होंगे, और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, अच्छा ही मशवरा देना चाहिए, सोच भी अच्छी रखनी चाहिए। इतनी कत्लो गारत गरी का फ़ायदा क्या हुआ इस दुश्मनी में? दोनों ग्रुपों के, दोनों घरों के ख़ानदानों के सरबराह जो थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुश्मनी की नज़र हो चुके हुए। अब आगे दोनों तरफ नौजवान नस्लें हैं, आगे उनके बच्चे हैं। ठीक है, अब उनके मुतल्लिक सोचना होगा कि इनका मुस्तकबिल किस तरह से सिक्योर किया जाए। इन्होंने अपनी ज़िंदगियां गुजारनी है, कल को इनकी शादियां होनी है, उनके बच्चों की शादियां होनी है, उन्हें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना है।
इन्होंने कारोबार करने हैं वहाँ पे, ये किस तरह से सिक्योर होकर बिला खौफ व ख़तर अपने जो फ़राइज़ हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी हैं, उसको सरअंजाम दें। उसके लिए ज़रूरी ये है कि इन सुलह दोनों हो जाए। ख़ानदानों को जो माज़ी में हो चुका हुआ, उसको कतई नज़र छोड़ के बिल्कुल एक साइड पे रख के आगे मुस्तकबिल में देखना चाहिए कि अब मुस्तकबिल हमारा किस तरह से बेहतर हो सकता है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से बेहतर होगा, इसके मुतल्लक सोचना बहुत सीरियस होके चाहिए इन लोगों को। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने पिछले 30 सालों के असल वाक़यात आपके सामने रखे और हमने ये भी बताया कि इन वाक़यात में क्या झूठ था और क्या सच है। हमारे लिए आपकी सजेशंस, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि अगले पॉडकास्ट के लिए आप हमें सजेस्ट करें, हमें गाइड करें कि आप क्या देखना चाहते हैं, किसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं, ताकि आपके लिए हम वो कहानी तैयार करें।